तो आज हमारा चैप्टर 13 सेक्शन 181 है ना। हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा था गवर्नमेंट लीजी कौन होता है। तो गवर्नमेंट लीजी वो व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार से सेक्शन 181 के अधीन भूमि धारण करता है। ये गवर्नमेंट लीजी की डेफिनेशन थी। उसमें ये नहीं बताया किस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, 181 में पढ़ लेते। 181 में ये लिखा हुआ है, तो या तो किसी व्यक्ति को राज्य सरकार, कोई व्यक्ति राज्य सरकार से भूमि धारण करता है, या स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर ने उसको भूमि को अधिभोग में लेने का अधिकार दिया है किसी भी तरीके से। कलेक्टर भी दे सकता है, यहाँ पर कलेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट बार को जो लैंड दी जाती है ना, उसकी सर्विस के लिए, तो वो कौन देता है? कलेक्टर। तो हम दोनों ही चीज़ों को ले लेंगे, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को कोई भूमि दे रखी है ना, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट या कोर्ट बार ने, वो कलेक्टर ने किसी व्यक्ति को कोई भूमि को दखल में देने का राइट दिया है, तो ऐसा व्यक्ति, उसके संबंध में गवर्नमेंट लीजी समझा जाएगा। पर शर्त यह है कि उसको वो राइट टाइटल के तौर पर ना दिया हो, भूमि स्वामी के तौर पर ना दिया हो। हमने जब भूमि स्वामी की डेफिनेशन की है और सरकारी पट्टेदार की, तो हमने एक बात को डिस्कस किया था। यहाँ पर देखें, जैसे 158 भी थी, सारी सेक्शन है, जितने भी जहाँ पर भी जो भी प्रोविज़न है, जब भी स्टेट गवर्नमेंट किसी को कोई भूमि देती है तो आप उसको सरकारी पट्टेदार ही समझे, किसी भी रूप में, चाहे वहाँ पर कुछ भी लिखा हो, बस भूमि स्वामी ना लिखा हो। अगर भूमि स्वामी लिखा है तो भूमि स्वामी है, अन्यथा यदि किसी को दखल में लेने का राइट टू पोजीशन, राइट टू एंजॉय दे रही है, तो वो गवर्नमेंट लीज है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वो सर्विस लैंड हो, है ना, कोर्ट बार को दी गई हो, और कुछ भी, जैसा भी, जो कुछ भी हो, सब कुछ क्या है? गवर्नमेंट लीज। इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि किस किस रूप में दे रही है, उन्होंने तो खाली ये कहा डेफिनेशन में, सरकार दे रही है, या सरकार या कलेक्टर भूमि को अधिभोग में लेने का आपको राइट दे रहा है, लेकिन भूमि स्वामी के रूप में ना दे रहा हो। अगर भूमि स्वामी के रूप में दे रहा है तो गवर्नमेंट लीज की बात ही खत्म होगी, फिर वो भूमि स्वामी है। क्लियर? तो इतना ध्यान रखें। तो जो भी भूमि आए आप उसको क्या समझ के चलेंगे? गवर्नमेंट लीज। इसमें दिया है, इस एक्ट के लागू होने के समय जो इन क्षेत्रों में इस रूप में भूमि धारण करते थे, हमें जो करने नहीं है। बेसिकली जैसे 158 में बताया गया था ना, कि जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में, इन एरियाज में इस रूप में, जैसे हमने बात की थी 259 की, है ना, भोपाल में दखलकार था, महाकौशल क्षेत्र में कौन था? भूमि स्वामी, भूमिधारी व्यक्ति, तो ये भूमि स्वामी समझे जाए। ऐसे ही इनमें बताया जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात है 181 में। इसके बाद आती है 181A, फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमि स्वामी होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कोई लैंड लीज पर दी गई थी या किसी भी रूप में उसको दी गई थी, किसी भी रूप में, अगर 2018 के संशोधन से पहले उसको फ्री होल्ड घोषित कर दिया गया था, तो अब 2018 लागू होने के बाद वो उसके संबंध में भूमि स्वामी समझा जाएगा। इस सेक्शन को हमें कहाँ मेंशन करना है? सेक्शन 158 पर। जब मेंस का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा भाई भूमि स्वामी कौन है, तो आप 158 के जो क्लॉजेज हैं वो तो बताएंगे ही बताएंगे, आप एक ये क्लॉज भी बताएंगे। कौन सा? 181A। एक ये भूमि स्वामी है, क्योंकि केवल वो भूमि स्वामी नहीं है, ये भी भूमि स्वामी है। तो अगर 2018 से पहले किसी को भी कोई लैंड फ्री होल्ड डिक्लेयर कर दी गई, मान लो गवर्नमेंट लीज ही थी, वो उसको फ्री होल्ड दे दी गई, फ्री होल्ड दे दी, 2018 के बाद जो प्रोविज़न है उसमें उन्होंने कहा अब ये जो व्यक्ति थे उस पर फ्री होल्ड थे, वो अब उसमें कौन समझे जाएंगे? भूमि स्वामी। नेक्स्ट, पट्टेदार के अधिकार दायित्व सेक्शन वाइज। ये सारे सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारे सेक्शन पूछे जा चुके हैं। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ लीजी, गवर्नमेंट लीजी। तो ये जो भी अधिकार दायित्व, उन्होंने नहीं बताया कि आपके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी, उन्होंने ये कहा है जो एक एक्ट है, सरकारी अनुदान अधिनियम 1895, इसके तहत ये ग्रांट समझा जाएगा, अनुदान समझा जाएगा आपका जो गवर्नमेंट लीज है, और उसमें जो प्रोविजन लागू होते हैं, जो ग्रांट समझा जाएगा 1895 के तहत, जो भी उसके रूल रेगुलेशंस हों, जो भी उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हों, जिसको भी ग्रांट की गई हो कोई लैंड, तो उसके सारे राइट एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर भी लागू होंगे। क्लियर? तो इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको बस ये समझना है क्या अधिकार दायित्व होंगे। तो वो जो अनुदान अधिनियम है 1895 का, उसके तहत ये अनुदान समझा जाएगा। तो जो भी ग्रांट है, जो अनुदान है, उसके रूल रेगुलेशन यहाँ पर भी लागू होंगे। अब आता है सरकारी पट्टेदार की बेदखली। तो इसको कर लेना, सरकारी पट्टेदार की बेदखली कैसे होती है। मान लो सरकारी पट्टेदार, किसी को लीज दी गई, उसको कैसे हटाया जाएगा भूमि से। तो पहले तो यहाँ पर एक इतना ध्यान रखें, 182 क्लॉज 2, इसको कैसे याद करना है हमें? 182 क्लॉज 2, ये काम है कलेक्टर का। इससे पहले जो ओटी मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव की बुक में, उसमें लिखा होगा कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। लेकिन अब इसका 2018 से क्या हो गया?
कलेक्टर, तो कलेक्टर उसको कब कब हटा सकता है? तो बड़ी कॉमन सेंस के वो है प्रोविज़न। पहले तो 3 महीने तक उसने रेंट नहीं दिया है। दूसरा, जिस पर्पज से उसको भूमि दी गई है उससे भिन्न पर्पज के लिए उसने उसको यूज़ किया है। नेक्स्ट, जो भी उसका ड्यूरेशन था, लिमिट थी, वो समाप्त हो चुकी। मान लो 5 साल के लिए हमने लीज दी, तो 5 साल की अवधि खत्म हो गई, तो पट्टा खत्म। नेक्स्ट, जो भी अनुदान की जो ग्रांट दिया गया उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है, जो बताया ना सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के तहत वो ग्रांट समझा जाएगा, तो उसके कुछ वो होंगी लाइबिलिटीज़। अगर आप लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं करते हो तो आपसे ज़मीन वापस ले ली जाएगी। तो क्या क्या आया? 3 महीने तक आपने रेंट नहीं दिया, ठीक है ना, आपने शर्तों का उल्लंघन, यूज़ दूसरे पर्पज़ में किया है, पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, या जो अनुदान है जो हम ऊपर सब सेक्शन 1 में पढ़ रहे थे उसकी शर्तों का उल्लंघन किया। तो बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, कर लेना। अब आता है सर्विस लैंड, ठीक है। तो कोटबार के रूप में एक्चुअल में हमारे पास 2 ग्राम अधिकारी आएंगे, विलेज ऑफिसर्स आएंगे। अगला जो चैप्टर आगे आएगा, एक अगला तो नहीं है, तो 230 से वो चैप्टर लागू होगा, हमारे यहाँ चालू होगा, वहाँ पर लिखा है ग्राम अधिकारी। अभी तक हमने कौन से ऑफिसर पढ़े? हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स पढ़े, उसके बाद हमने पटवारी, नगर सर्वेक्षक और आरआई भी पढ़ा, ठीक है ना। अब ये 2 ग्राम अधिकारी और आएंगे। हमारे पास 2 ग्राम अधिकारी हैं, पटेल और कोटबार। पटेल को हम सैलरी देते हैं, ठीक है, सेक्शन 258 में, हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 258 में। लेकिन जो कोटबार होता है, ग्राम चौकीदार वगैरह इस टाइप के रहते हैं, गांव में घूमते रहते हैं, इनको सैलरी वगैरह नहीं दी जाती। इनको जो गांव की सेवा करते हैं, बेसिकली हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें लिखा था कि वो सीमा चिन्ह वगैरह हैं, टूट गए हैं, फूट गए हैं, गांव में किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसा क्या चल रहा है, कौन कौन सा ऑफेंस कर रहा है, इसकी सारी जानकारी ये लोग गवर्नमेंट को देते हैं, तहसीलदार, कलेक्टर, जिसको भी देते हो, पटवारी को देते हो। तो ये होती है ग्राम की सेवा। तो उसके बदले में इनको सर्विस लैंड दी जाती है। जैसे भी हमने 181 में बात की, किसी कलेक्टर उनको अधिकार देता है, तो वहाँ पर कलेक्टर सेक्शन 258 के रूल रेगुलेशन के तहत कलेक्टर इनको ऐसी भूमि सर्विस लैंड के तौर पर देता है। तो वो एक तरीके से क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट लीज। तो जो कोटबार होते हैं, कोटबारों को सर्विस लैंड दी जाती है गाँव की सेवा करने के एवज में, ठीक है ना, और वो अनट्रांसफरेबल होती है, इसको ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बस एक बार में 1 वर्ष के लिए सब लीज दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद लीज ही है तो लीज पे तो दे ही नहीं सकते। वो ये जो कोटबार को भूमि दी जाती है सर्विस लैंड, वो गवर्नमेंट लीज है। वो इससे भी पता पड़ता है हमें कि वो उसको सब लीज दे रहे हैं। तो सब लीज, अगर वो खुद तो लीज नहीं, सब लीज ही है, तभी तो सब लीज देगा ना। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए सब लीज दे सकते हैं सर्विस लैंड को। और अगर मान लो किसी कोटबार को उसके पद से हटा दिया जाता है या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो उसको पद उत्तरवर्ती को जाएगी, ना कि उसके वारिसों को। यानी कि अगला जो कोटबार आएगा उसको ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। और इस तरीके की जो सर्विस लैंड है जो कोटबार को दी गई है, वो किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में अटैच नहीं की जाएगी, क्योंकि वो उसकी है ही नहीं। मान लो कोटबार के खिलाफ कोई सिविल केस चला है ना, और न्यायालय ने उसके खिलाफ कोई डिक्री कर दी कि भाई इसकी संपत्ति को अटैच करके कुर्क करके उससे पैसा वसूला जाए, तो सर्विस लैंड जो होगी वो इस तरीके से अटैच नहीं की जाएगी, क्योंकि टेक्निकली वो उसकी है ही नहीं, है ना। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन थे, इसको याद रखना। केवल वो एक काम कर सकता है ट्रांसफर के संबंध में, कोटबार इसमें उसको एक बार में 1 वर्ष के लिए सब लीज दे सकता है और कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं बताई गई हैं 183 में। तो कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यवस्थित कर देता है। तो पहले लाइन कहती है वो उसका हकदार नहीं रह जाएगा अगर एग्रीकल्चर लैंड से अन्य पर्पज में उसको क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्जन हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 59, 172 में था, अब सेक्शन 59 में आ गया है। दूसरी बात कहते हैं कि वो उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। सब क्लॉज 2 कहता है एक बार में 1 वर्ष के लिए क्या दे देगा? वो सब लीज देगा। नेक्स्ट कहता है पद उत्तरवर्ती को संक्रांत होगी, यानी कि अगला कोटबार आएगा उसको मिलेगी, ना कि कोटबार के वारिसों को। फिर आता है वो कुर्क नहीं की जाएगी, अटैच नहीं किया जाए, उसके संबंध में रिसीवर भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सब क्लॉज 4 यही कहता है, ठीक है। सब क्लॉज 5 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति से अगर मान लो कोटबार है, ठीक है, सेवा भूमि का जो धारक है, वो उसको हटाए जाने का आदेश देता और वो नहीं हटता, तो उसको सेक्शन 248 के प्रोविज़न के अधीन हटाया जाएगा। 248 है ना। हमने कल एक सेक्शन पढ़ा था 250, पढ़ा नहीं था, वैसे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर यो भी
अनऑथराइज्ड पोजीशन रखता है कोई भी किसी व्यक्ति की भूमि पर, उनको दो तरीके से हटाया जाता है। गवर्नमेंट लीज है तो 248 में हटाया जाता है। प्राइवेट व्यक्ति की भूमि है, यानी गवर्नमेंट लीज नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट लैंड है, जैसे अनऑक्यूपाइड लैंड है, उस पर अगर कोई व्यक्ति इलीगल पोजीशन कर लेता है तो उसको 248 के प्रोविजन से हटाया जाता है। और अगर प्राइवेट व्यक्ति की लैंड है, उस पर कोई अनऑक्यूपाइड मतलब अनऑथराइज्ड पोजीशन कर लेता है तो उसको 250 के प्रोविजनों से हटाया जाएगा। ठीक है, ये दो प्रोविजन आते हैं जब भी किसी को किसी भूमि से बेदखल किया जाएगा, या तो 248 लागू होगी या 250। चूंकि ये कोटबार की भूमि कैसी है, गवर्नमेंट लीज है ना, गवर्नमेंट लैंड है, तो फिर उसको 248 के प्रोविजन से हटाया जाएगा। ठीक है। 6, ऐसी सेवा भूमियां जो नगरीय क्षेत्र में, ये बेसिकली क्लॉज 6 ये बताना चाहता है कि भाई कोटवार को जो भूमि दी गई है वो कब सेवा भूमि नहीं रह जाएगी। अब सेवा भूमि नहीं रह जाएगी तो हो सकता है उस कोटवार को ही वो भूमि दे दी जाए या उससे वापस ले ली जाए। वो कब, अगर वो नगरीय क्षेत्र में है, और मान लो कोई क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में, मान लो ग्रामीण क्षेत्र में उसको सेवा भूमि दी गई थी, बाद में वो नगरीय क्षेत्र में काउंट हो गया, तो वो सेवा भूमि नहीं रह जाएगी। दूसरा, अगर जहाँ पर भी वो है वहाँ पर कोई डेवलपमेंट प्लान आ गया है, डेवलपमेंट प्लान अप्रूव्ड हो गया है, तो वहाँ की भूमि भी सर्विस लैंड नहीं रह जाएगी। और यदि वो नगरीय क्षेत्र से बाहर है, अर्बन एरिया से बाहर की सीमाओं में अवस्थित है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि भाई ऐसी भूमियों जो सर्विस लैंड है वो सर्विस लैंड नहीं रह जाएगी। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अर्बन एरियाज के बाहर की भूमि भी सर्विस लैंड उस कंडीशन में नहीं रह जाएगी अगर ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकाल दे। तो कुल मिलाकर ऐसी भूमि उस कंडीशन में, अगर वो अर्बन एरियाज में है, अगर वहाँ कोई डेवलपमेंट प्लान आ गया है, अप्रूव्ड हो गया है, या वो आउट ऑफ अर्बन एरियाज है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये सर्विस लैंड नहीं रह जाएगी, उस दिन से वो सर्विस लैंड नहीं रह जाएगी। ठीक है, वैसे इससे ओटी नहीं आएगा, ओटी वहीं से आ जाएगा जो क्लॉज 1, 2, 3, 4 है ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, इसके बाद जो चैप्टर था 14 वो रिपील्ड है। हम सीधे आ जाएंगे सेक्शन 203 एलुवियन डिलुवियन। पहली बात तो ये है, आपसे एक प्रश्न आएगा कि इस कोड में क्या डिफाइन नहीं किया गया है, उसका आंसर यही है ना। क्यों है आंसर, यहां तो दिया है, टाइटल दिया है, एक्चुअल में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। जलोढ़ और जल प्लावन क्या होता है, वो तो ये बता रहे हैं अगर ये कंडीशन आती है तो इस क्षेत्र से लगी हुई भूमि को कैसे अंतरित किया जाएगा, उस पर कैसे रेवेन्यू वसूला जाएगा। यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, याद रखना, जलोढ़ और जल प्लावन को डिफाइन। अब ये क्या होता है, आराम से हिंदी में समझ लें। भाई एक नदी है, ये बात कर रहे हैं नदी के किनारे की भूमि, जलोढ़ और जल प्लावन। हमारे यहाँ मुरैना क्षेत्र में देखी जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। आजकल हमारे मुरैना क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती भी की जा रही है। ये सब सुन लो, ये जीएस के क्वेश्चन है, सब पूछे जाएंगे तुम लोगों से, एमपी जीएस के, ठीक है ना। जलोढ़ भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, मध्य भारत क्षेत्र में, मुरैना ये चंबल के क्षेत्र में। होता क्या है कि जो नदियों का पानी है वो कंकड़ बहाकर लाता है, ठीक है। और जब नदियों का पानी बरसात में या किसी कारण से बढ़ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जल प्लावन, यानी कि जल से वो किनारा भर गया। अब वो जो बड़ा हुआ क्षेत्र है उसके आसपास की भूमि का क्या होगा, वो पानी में डूब जाएगी, तो उस वक्त वो खेती के यूज़ की नहीं रही। लेकिन जब बरसात खत्म हो जाएगी तो वो पानी जल स्तर नीचे उतर जाएगा। जैसे अपने चंबल को देखा है, ऊपर तक ब्रिज तक आ जाती है, ठीक है ना, और बरसात के बाद वो नीचे चली जाती है, पानी मतलब 2-3 मंजिल नीचे चला जाता है, ऐसी स्थिति आई। तो ज़मीन जो है, तो ऐसी स्थिति में जब पानी नीचे चला जाता है तो जो बची हुई ज़मीन है उसको हम जलोढ़ भूमि बोलते हैं, उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है ना। और पानी ऊपर आ जाता है उसको जल प्लावन बोलते हैं। तो रूल ये है कि अगर वहाँ पर किसी भूमि स्वामी की भूमि है, ठीक है, वहाँ पर दोनों को ही दे सकते हैं, जिसकी भूमि है उसको दी जा सकती है, अगर वो नहीं लेता तो किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। तो उस नदी के किनारे किसी भूमि स्वामी की भूमि है और वहाँ पर जलोढ़ भूमि निर्मित हो गई है, यानी कि जल स्तर नीचे चला गया है नदी का। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी, उस क्षेत्र के आसपास भूमि स्वामी को ऑप्शन देगी, भाई तुम इस भूमि को ले रहे हो तो ले लो और उसका रेवेन्यू दे दो, और अगर वो नहीं लेते तो किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं। रूल ये है कि आधा एकड़ तक की जो भूमि है वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो बिना रेवेन्यू दिए। कितना, केवल आधा एकड़,
इससे ज़्यादा की अगर भूमि, आप आधा एकड़ से जितनी ज़्यादा की भूमि है तो वो आपको रेवेन्यू के ग्राउंड पर दी जाएगी, आप उसका रेवेन्यू दें और सरकार से ले लें। ठीक है, जैसे हमने सेक्शन 161 में पढ़ा था कि भाई भूमि में कमी हो गई, तो भूमि में कमी कैसे होती है? जो जलोढ़ भूमि आपको मिली थी जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ाया गया था वो पानी से भर गई, तो भूमि में कमी हो गई। ठीक है ना, तो रूल ये है जलोढ़ भूमि को आप आधा एकड़ तक तो फ्री यूज कर सकते हो और आधा एकड़ के बाद आपको रेवेन्यू देना होगा। ठीक है, ये रूल बताया गया मैं 203 में। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि जलोढ़ क्या होता है, तो ऑप्शन यही है कि क्या चीज़ डिफाइन नहीं की गई, तो जलोढ़ भूमि को डिफाइन नहीं किया गया, केवल ये बताया उसका प्रभाव क्या होगा। अब इसको लीगली देख लेते हैं। तो भैया राज्य सरकार, इसमें किसी अधिकारी का नाम नहीं दिया है, किस अधिकारी के पास एप्लीकेशन, सब 204 में बताया गया निर्धारण करने तथा विवादों का विनिश्चय करने की शक्ति। तो यहाँ पर जो भी निर्धारण होगा और जो भी डिस्प्यूट पैदा होंगे उसको कौन डिसाइड करेगा? एसडीओ। किससे रिलेटेड? 203 में जलोढ़ और जल प्लावन की रिलेटेड भूमि से। तो आधा हेक्टेयर तक आप बिना भू राजस्व दिए उसका यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा में आपको पैसा देना होगा। क्लियर हो गया इतना? अब हम आ जाते हैं कंसोलिडेशन, चैप्टर 16। ये पूरा मेंस का क्वेश्चन है कंसोलिडेशन, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझें और जो मैं समराइज करके आपको बता रहा हूं उतना आप कर लें। ये चलेगा 221 तक। कंसोलिडेशन से जो रूल रेगुलेशन बनाएंगे उससे रिलेटेड वो बनाए जाएंगे कहाँ पर? 221 में बताए गए हैं किन किन आधारों। कंसोलिडेशन क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था। कंसोलिडेशन कहीं पढ़ा था? कंसोलिडेशन कहाँ पढ़ा था? 167 है ना, एक्सचेंज ऑफ लैंड, उसमें पढ़ा था। उसमें यही बताया गया था एलआरसी में, एमपी एलआरसी में ये जो विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा भूमि का, वो कंसोलिडेशन के लिए होगा या खेती की सुविधा के लिए होगा। तो खेती की सुविधा क्या होती है भाई? लोग हैं, जरूरी नहीं है किसी के पास। हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी, क्या? होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब ये था कि एक क्षेत्र में, एक गांव में, एक एरिया में आपके पास जितनी भी भूमियाँ हैं, चाहे वो अलग अलग हों, चाहे उनकी रजिस्ट्री अलग अलग हो, वो सब एक खाता माना जाएगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर मान लो एक व्यक्ति के पास 5-5 बीघा करके 25 बीघा ज़मीन है जो सारी की सारी अलग अलग है, तो उसको अपनी खेती की सुविधाएं हर भूमि पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। लेकिन यदि उसकी 25 बीघा जमीन एक ही जगह पर हो जाए तो क्या होगा? उसकी मेहनत, कम मेहनत में ज़्यादा काम कर पाएगा, कम सुविधाओं की उसको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सारी ज़मीन एक ही जगह पर आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं चकबंदी। होता क्या है, गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई ऐसे कितने भूमि स्वामी हैं गाँव में, या भूमि स्वामी यदि ऐसा चाहते हैं कि भाई हम चकबंदी कराना चाहते हैं, कंसोलिडेशन कराना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट खुद ये चेक कर सकती है कि कंसोलिडेशन हो सकता है नहीं। तो अगर उसको लगता है कि भाई ऐसी भूमियाँ हैं जो एक्सचेंज करके लगी हुई भूमि एक दूसरे को मिल जाए, तो इस प्रोसीडिंग को बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है ना, चकबंदी। तो इसके लिए प्रोसीजर हमें बताया गया इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में। तो पहले तो इन्होंने ये बताया चकबंदी अधिकारी कौन होगा। हमने बात की थी सेक्शन 11 में रेवेन्यू ऑफिसर्स दिए गए। सेक्शन 11 के अलावा कोई भी ऑफिसर जिसका नाम पूरी एलआरसी में है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कहलाएगा। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर ही होता है, भले उसका नाम सेक्शन 11 में नहीं है, क्योंकि वो तहसीलदार होता है। तो कंसोलिडेशन ऑफिसर कौन होता है? भूमि स्वामी, तहसीलदार। जो चकबंदी अधिकारी जो बताया गया क्लॉज 2 में, तो तहसीलदार से अनिवार्य। क्लॉज 1 कहता है खातों की चकबंदी, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्या होता है? खेती की सुविधा के लिए भाई किसी ग्राम में की समस्त या किसी भूमि का ऐसा पुनर्वितरण जिससे खेती की सुविधा के लिए लगे हुए भूखंड आवंटित हो सके, अलॉटमेंट। ठीक है ना, एक दूसरे को, ए की भूमि बी ले लेगा, बी की भूमि ए ले लेगा, इस तरीके से तो लगे हुए भूखंड मिल जाएंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसकी जो प्रक्रिया चालू होती है, एप्लीकेशन जहाँ से प्रोसीडिंग चालू होती है, वो चालू होती है 206 से। 206 से स्टार्ट होती है और टेक्निकली अगर देखा जाए एप्लीकेशन से लेकर फाइनल ऑर्डर तक 210 तक फाइनल ऑर्डर होता है। आगे भी प्रोसीडिंग है, 210 में जो भी प्रोसीडिंग चलती है वो समाप्त हो जाती है। वहाँ पर कलेक्टर कह देता है कि हाँ इस क्षेत्र में चकबंदी हो गई, या तो उसको कंफर्म कर देगा या उसको समाप्त कर देगा। आगे भी प्रोसीडिंग है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन
टेक्निकली इतना ही चलती है। तो भाई 3 तरीके से चकबंदी की प्रोसीडिंग चालू होती है। इसमें हमें 3 सब क्लॉज जो दिए गए हैं वो यही बताते हैं 3 तक कि भाई कैसे कैसे चकबंदी की प्रोसीडिंग चालू होगी। तो ये कहते हैं ग्राम के 2, पहला क्लॉज कहते हैं पहले नंबर पे, आप इसको नंबर 1 2 3 करके भी कर सकते हैं कि ग्राम के 2 या अधिक भूमि स्वामी जो ये चाहते हैं कि चकबंदी कराई जाए तो इसके संबंध में चकबंदी अधिकारी को लिखित में आवेदन कर सकते हैं। केवल इतना करना है, 2 या अधिक भूमि स्वामी क्या करेंगे, लिखित में एप्लीकेशन करेंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर को कि भाई हम चकबंदी कराना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है उसके लिए उनके पास न्यूनतम भूमि हो। अब ऐसा नहीं उनके 2-2 बीघा के टुकड़े हैं, उनके पास मिनिमम इतनी भूमि हो जिसकी जो इसके संबंध में प्रिस्क्राइब की गई है। भाई इतनी भूमि तो हो कि हमें भी लगे कि हाँ चकबंदी से कोई फायदा हो रहा है। 2-2 1-1 2-2 3-3 बीघा की भूमि का नहीं होगा, तो जो भी प्रिस्क्राइब की जाए कि इतनी मिनिमम भूमि होनी चाहिए। तो पहला तरीका क्या है, 2 या अधिक भूमि स्वामी एप्लीकेशन कर सकते हैं चकबंदी अधिकारी को। दूसरा तरीका यह है कलेक्टर चकबंदी अधिकारी को डायरेक्शन दे सकता है कि आप जाएं और इंक्वायरी करें कि किसी ग्राम में कंसोलिडेशन हो सकता है नहीं। तीसरा तरीका क्या है कि ग्राम के कम से कम 2/3 भूमि स्वामी एप्लीकेशन करते हैं, कितने 2/3, कि भाई चकबंदी की जाए, तो फिर वहां पे चकबंदी की जांच की जाएगी। इसको बोलते हैं पूर्ण चकबंदी। जो फर्स्ट क्लॉज था उसको बोलते हैं आंशिक चकबंदी, इसको बोलते हैं पूर्ण चकबंदी। एक्चुअल में जब 2/3 भूमि स्वामी एप्लीकेशन करेंगे तो फिर वो पूरा का पूरा गांव है वो चकबंदी के अधीन समझा जाएगा, पूरा का पूरा। फिर वहां पर सभी व्यक्तियों की भूमि की चकबंदी की जांच की जाएगी। तो क्या 3 तरीके आ गए, फर्स्ट 2 या अधिक भूमि स्वामी आपस में चकबंदी कराने के लिए एप्लीकेशन करते हैं। यहां पर देखिए एक और चीज समझ में आप थोड़ा सा समझें कि 2 या अधिक भूमि स्वामी यदि ऐसा खुद ही करना चाहते हैं तो एक दूसरे की भूमि खरीद सकते हैं, वो चकबंदी कराने की क्या जरूरत है। चकबंदी में उनका जो रजिस्ट्री का पैसा है वो नहीं देना पड़ेगा, खर्चे कम होंगे, है ना। वो गवर्नमेंट खुद उसकी रजिस्ट्री कर लेगी, नाम ट्रांसफ़र कर देगी, जो उनके खर्चे हैं वो ना के बराबर होंगे। लेकिन यदि वो एक दूसरे की भूमि का क्रय विक्रय करके एक्सचेंज करते हैं तो उनको रजिस्ट्री का पैसा देना पड़ेगा, है ना। इसलिए चकबंदी के लिए वो एप्लीकेशन करेंगे, वैसे तो वो खुद भी कर सकते हैं। तो चलें, तो क्या समझ में आया, 2 या अधिक भूमि स्वामी कर सकते हैं चकबंदी अधिकारी को आवेदन। कलेक्टर चकबंदी अधिकारी को बोल सकता है कि आप जांच करें, और 2/3 भूमि स्वामी यदि करते हैं तो पूरा गांव चकबंदी के अधीन होगा। 3 तरीके से एप्लीकेशन की जाती है। आप इन शॉर्ट टाइटल बनाकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है वो करें, है ना। और 221 के नियमों के अधीन चकबंदी की एप्लीकेशन की जाएगी। ठीक है, अब क्लॉज 207 पर आ जाते हैं, बाकी सब छोड़ दें। अब 207 तक ये जो इंक्वायरी चलेगी पूरी की पूरी, 207 में उस इंक्वायरी की रिपोर्ट कलेक्टर चकबंदी अधिकारी को देगा, और इस सेंस के साथ में देगा कि भाई यहां चकबंदी नहीं हो सकती। किसके साथ में देगा, उसने इंक्वायरी की और चकबंदी अधिकारी को, कंसोलिडेशन ऑफिसर को लगता है चकबंदी नहीं हो सकती, इसके साथ में देगा। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर उसको मंजूर भी कर सकता है और नामंजूर भी कर सकता है। केवल उसकी रिपोर्ट देने से ये नहीं होगा कि कलेक्टर उसको नामंजूर ही करेगा, हो सकता है कलेक्टर कहे कि नहीं अभी हम और जांच करेंगे, ऐस कंडीशन में हो सकती है। तो 207 में रिपोर्ट किसको दी जाएगी चकबंदी अधिकारी द्वारा, कलेक्टर को। ठीक है, 209 कर ले, खातों की चकबंदी के लिए स्कीम तैयार करना। तो 221 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है इसमें। यहाँ पर आप एक छोटी सी बात समझ लें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ के भी क्या फ़ायदा, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। स्कीम चकबंदी जो बेसिकली होती है वो सेक्शन 221 के नियमों के तहत होती है, उसमें जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं। ठीक है, तो देखें यदि चकबंदी अधिकारी ने, जैसे कलेक्टर ने चकबंदी अधिकारी को बोला, तो चकबंदी अधिकारी 221 के तहत खुद ही स्कीम तैयार करेगा। ठीक है, उसके तहत कंसोलिडेशन कर देगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन ऑफिसर ही चकबंदी की स्कीम तैयार करे, ये स्कीम जो गांव के भूमि स्वामी हैं वो भी तैयार करके दे सकते हैं, क्योंकि 221 तो उन्होंने भी पढ़ी है ना, अपन भी पढ़ लेते हैं, अपनी भूमि होगी अपन भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से स्कीम तैयार की जा सकती है। तो अगर भूमि स्वामी स्वयं स्कीम तैयार करके देते हैं तो फिर चकबंदी अधिकारी स्कीम तैयार नहीं करेगा, लेकिन वो जांच करेगा कि उन्होंने सही स्कीम तैयार की है या नहीं। तो अगर उसको जांच में लगता है कि उन्होंने सही स्कीम तैयार की है तो फिर वो उसमें कोई संशोधन नहीं करेगा।
लेकिन जांच में यदि चकबंदी अधिकारी ये पाता है स्कीम तैयार नहीं है तो उसमें जो भी आवश्यक अमेंडमेंट हो वो चकबंदी अधिकारी 221 के नियमों के तहत कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, या तो वो खुद कर लेगा या गांव के लोग उसको चकबंदी की स्कीम तैयार करके दे देंगे, और यदि वो स्कीम तैयार में चकबंदी अधिकारी को लगता है ठीक की गई है तो वैसी की वैसी मान लेगा, उसको लगता है ठीक नहीं की गई है तो 221 के नियमों के तहत वो उसमें संशोधन कर देगा। इतने पैरा में इतनी सी बात लिखी हुई है, क्लियर। जब चकबंदी की स्कीम तैयार हो जाती है तो उसका कन्फर्मेशन कलेक्टर कर देगा 210 में। तो कहाँ कन्फर्म हो जाती है? 210 में। अभी प्री के लिए तुम्हारे लिए जितने ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं उतने सफिशिएंट है। तो 210 में या तो वो उसको नामंजूर कर सकता है, और नामंजूर नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको कन्फर्म कर देगा, हो गई चकबंदी। इसके खिलाफ केवल एक क्या, हाँ, इस अगर चकबंदी की स्कीम 210 में कंफर्म कर दी जाती है कलेक्टर के द्वारा, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसके खिलाफ केवल कमिश्नर को आप रिवीजन भेज सकते हो और कुछ नहीं। चकबंदी की स्कीम अपने आप में कंप्लीट होती है, उसके खिलाफ आप कोई भी प्रोसीडिंग में नहीं जा सकते, अपील, रिवीजन, रिव्यू, लेकिन आप कमिश्नर को क्या कर सकते हो, रिवीजन के लिए भेज सकते हो सेक्शन 50 में। वैसे भी आपने सेक्शन 50 में देखा था कलेक्टर का रिवीजन कौन करेगा, कमिश्नर ही करेगा, है ना। आपने देखा है ना, मंडल किसके मामले सुनेगा 50 में, कमिश्नर के। कमिश्नर किसके मामले सुनेगा, कलेक्टर के। कलेक्टर किसके मामले सुनेगा, कलेक्टर से नीचे के जितने भी ऑफिसर होंगे। तो जब कलेक्टर कर रहा है तो उसके मामले रिवीजन कौन सुनेगा, सेक्शन 50 में कमिश्नर, ठीक है ना। तो कमिश्नर ने यदि कोई ऑर्डर दे दिया तो वो अंतिम होगा, इसीलिए सेक्शन 250 में लिखा हुआ है कि किन मामलों का रिवीजन नहीं होगा। तो 210 में जो कमिश्नर ऑर्डर देता है उसका कोई रिवीजन नहीं होता। तो कलेक्टर के ऑर्डर का रिवीजन हो सकता है, जो कंफर्मेशन करने या ना करने का जो ऑर्डर है उसका रिवीजन हो सकता है कमिश्नर को, लेकिन यदि कमिश्नर ने उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर दे दिया तो यहीं पर लिखा है कि वो अंतिम होगा, इसका मतलब उसके संबंध में आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने 210 में भी मना कर दिया कि कमिश्नर ने यदि कोई ऑर्डर पास कर दिया है 210 में, सेक्शन 50 में क्या क्या है, अगर कमिश्नर ने कोई ऑर्डर 210 में पास कर दिया है तो फिर उसका भी रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि 210 में तो बता रहे हैं कि वो ऑर्डर अपने आप में अंतिम होगा, यानी कि उसके खिलाफ तो कोई अपील रिवीजन जा ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने वहां पर मना कर दिया, ठीक है। तो कौन करता है कंफर्मेशन, कलेक्टर। 210 में बहुत महत्वपूर्ण ओटी है, पूछा जा चुका है। हाँ 211, अब मान लो 210 में कंफर्मेशन हो गया है, चकबंदी हो गई है, तो अब क्या होगा, सबसे पहली चीज तो होगी सारे के सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं जितने भी हमने देखे थे वो सब नए तैयार किए जाएंगे, है ना। लैंड रिकॉर्ड्स कौन से सेक्शन में बताए गए हैं हमें, हाँ, लैंड रिकॉर्ड्स किस सेक्शन में बताए गए हैं, बेटा थोड़ा सोच के बोल लिया करो। हाँ 114 ए या 114, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट है 108 में। तो लैंड रिकॉर्ड कहाँ बताए गए हैं, 114, तो यही तो बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, है ना। अर्बन एरियाज के अलग बताए गए, नॉन अर्बन एरियाज के अलग बताए। डिफरेंस केवल इतना है कि जो अर्बन एरियाज है उसमें आबादी नहीं होती, है ना, उसमें क्या होते हैं, सेक्टर, इतना सा डिफरेंस था। जो 108 तुम लोगों को बार बार आती है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट है। रिकॉर्ड ऑफ राइट अपने आप में एक लैंड रिकॉर्ड है। तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड हमें बताए गए हैं वो सब चेंज किए जाएंगे, ठीक है, 211 में, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड ही तो चेंज करने हैं भाई। एक का नाम जिस लैंड में था नामों में ही तो चेंज करना है, बाकी पोजीशन तो वो खुद ले लेंगे। चलें, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सारे चेंज कर दिए जाएंगे। 212, खातों के कब्जे के संबंध में भूमि स्वामी का अधिकार, ठीक है, ये कब से दिलाया जाएगा, कृषि वर्ष के प्रारंभ होने से उन खातों के लिए हकदार होंगे। तो जो भी चेंज हुआ है वो कब से हकदार होंगे, उन खातों का, उन होल्डिंग का, यानी कि उस एक्सचेंज हुई की गई लैंड का कृषि वर्ष प्रारंभ होने से। क्यों, क्योंकि हम खेती की सुविधा के लिए दे रहे हैं और खेती हमें कब से करनी है ना। तो जब भी ऐसी खेती की बात आएगी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब भी खेती की बात आए तो जितने भी प्रोविजन है वो कब से लागू होंगे, एग्रीकल्चर ईयर से। और रेवेन्यू की बात आएगी तो वो सब प्रोविजन कब से लागू होंगे, रेवेन्यू ईयर से। 1 अक्टूबर और 1 जुलाई याद कर लें, ठीक है।
जी ठीक है। और इनको कब्जा वारंट द्वारा दिलाया जाएगा। कैसे दिलाया जाएगा? लास्ट में लिखा है कब्जा वारंट द्वारा दिलाया जाएगा, अगर आवश्यक हो, अगर कोई नहीं देता है तो, ठीक है ना। और प्रोविजो में लिखा है बताए गए कारणों से कब्जा किसी पूर्वतर डेट से भी दिलाया जा सकता है। तो पहले तो हम कृषि वर्ष से दिलाएंगे या किसी पूर्वतर डेट से दिला सकते हैं। 114 ये वो प्रोविजन है जिसके लिए मैं आपसे बता रहा था कि भाई अगर वो एक्सचेंज ही करना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं कर लेते, रजिस्ट्री क्यों नहीं करा लेते हैं। तो वो ये है, ये क्या कहते हैं, अंतराल प्रभावित करने के लिए लिखत आवश्यक नहीं है। तो कोई भी लिखत की आवश्यकता नहीं है। वो सरकार अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे हमने अभी बात की थी 111 में, अपने लैंड रिकॉर्ड्स नए तैयार कर लेगी ऑटोमेटिकली। इसमें क्या कर लेगी, आपको केवल चकबंदी की फीस देनी है अगर वो लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर लेगी। तो आपको अंतरण को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो खर्चा था रजिस्ट्री वगैरह का वो बच गया। कंसोलिडेशन से ये फायदा हुआ, है ना। और सेकंड क्लॉज में कहते हैं रजिस्ट्री अपेक्षित नहीं है। रजिस्ट्री का खर्चा बहुत होता है, ठीक है, तो रजिस्ट्री अपेक्षित नहीं है। तो ये फायदा आपका हो गया। स्कीम के खर्चे 215, केवल हमें स्कीम को कार्यान्वित करने में जो खर्चे हुए हैं वो देने हैं। तो वो भूमि स्वामी से वसूले जाएंगे उनकी भूमि के नाप के हिसाब से, जितनी उसकी भूमि होगी उसके डायमेंशन के हिसाब से उससे वसूल लिए जाएंगे, ठीक है। केवल हमें क्या देने हैं, कार्रवाइयों के खर्चे, वो सरकार अपनी जेब से नहीं करेगी। 216 यदि कंपनसेशन है कोई तो वो कैसे वसूला जाएगा, भू राजस्व के बकाया की तरह। भू राजस्व के बकाया की तरह यानी कि 147। विभाजन कार्रवाइयां बंद रहना, ये सेक्शन वाइज पूछा जाता है 217। तो यदि चकबंदी चल रही है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डाइवर्सन से रिलेटेड केस चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। पता पड़ा अभी डाइवर्सन चल रहा है, अभी तुमने किसी को, वो पार्टीशन चल रहा है, पार्टीशन की प्रोसीडिंग चल रही है 178 या 178A में, बस आपने किया और उधर चकबंदी हो गई। तो जितनी भी पार्टीशन से रिलेटेड तहसीलदार के कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं वो सब उस वक्त तक बंद हो जाएंगे। हो सकता है जिस भूमि में आप अपना हिस्सा मांग रहे हो वो भूमि अब आपकी रहे ही नहीं, वो किसी और की हो जाए, ये भी हो सकता है ना, चकबंदी में किसी और के पास चली गई। नेक्स्ट टाइटल जो आपको याद करना है 218 का महत्वपूर्ण है, कार्रवाइयों के दौरान संपत्ति का अंतरण। तो ये भी रुक जाएगा। अभी इसमें और भी क्लॉज हैं लेकिन फिलहाल अभी सेफ साइड ये समझ लें, ना तो 117 में पार्टीशन होगा और ना ही अंतरण होगा। अंतरण होगा, कंडीशनल है वो, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल सेक्शन पूछे जाते हैं यहाँ पर कि ये प्रोविज़न किस सेक्शन में दिया गया है ना। तो पार्टीशन नहीं होगा और ट्रांसफ़र नहीं होगा। 217, 218 स्पेशली कर लें, ठीक है। लिखित आवश्यक नहीं है 214, रिकॉर्ड नए तैयार किए जाएंगे 211, कन्फर्मेशन किस सेक्शन में होता है 210 में कलेक्टर द्वारा, उसके लिए रिवीजन होता है कहाँ पर, है ना 50 में, मतलब 210 में कमिश्नर को, है ना। और जो नियमों के तहत जो जांच की जाती है वो की जाती है 209 में। जो चकबंदी अधिकारी कलेक्टर को रिपोर्ट भेजता है इस बात की कि नहीं चकबंदी साध्य नहीं है, नामंजूर कर दी जाए, वो भेजता है 207 में। और बाकी एप्लीकेशन की जाती है 206 में। 2 या अधिक भूमि स्वामी, कलेक्टर स्वयं डायरेक्शन दे सकता है चकबंदी अधिकारी को, या 2/3 जो भूमि स्वामी हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं चकबंदी अधिकारी को। और बाकी 205 में डेफिनेशन दी गई है। पहली डेफिनेशन किस बात की है, कंसोलिडेशन क्या होता है ना, चकबंदी की परिभाषा। दूसरा चकबंदी अधिकारी क्लॉज बी, चकबंदी अधिकारी इक्वल टू तहसीलदार। तो ये हमारा चैप्टर खत्म। नियम बताए गए राज्य सरकार बनाएगी 221 में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे 2 ग्राम अधिकारी, चैप्टर 17। हमारे पास 2 ग्राम अधिकारी हैं, कितने, 2। कौन से, पटेल और कोटवार। तो पहले तो इनकी सेक्शन ही महत्वपूर्ण है, कहाँ पटेल है कहाँ कोटवार है। ऑलमोस्ट जो प्रोविज़न है वो उससे रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, पटेल से रिलेटेड, ठीक है, अच्छे प्रोविज़न है। तो पटेल की नियुक्ति सेक्शन 2, एक्चुअल में 258 के नियमों के अधीन ही दोनों की नियुक्ति होती है। अंतर केवल इतना है 222 में लिखा हुआ है कि नियुक्ति 258 के रूल्स के हिसाब से कौन करेगा, कलेक्टर। और 230 में ये लिखा नहीं है कि कलेक्टर करेगा, लेकिन अगर फिर भी ऑप्शन आ जाए तो आप कलेक्टर ही लगा दें। वहाँ केवल ये लिखा है कि कोटवार की नियुक्ति 230 के नियमों के हिसाब से होगी।
तो पटेल की नियुक्ति कहाँ होती है 222 में, और कोटवार का नियुक्ति कहाँ होती है 230 में। कौन करेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम कॉमन सेंस में मानकर चलते हैं कलेक्टर ही करेगा, होगी दोनों 258 के अधीन ही। तो चले, ग्राम या ग्राम के समूह के लिए कलेक्टर 258 के नियमों के अधीन क्या कर सकेगा, पटेल की नियुक्ति कर सकेगा। 223 पटेलों को पारिश्रमिक, तो कलेक्टर के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पारिश्रमिक जो भी है कलेक्टर बताए कि इन नियमों के तहत इनको पारिश्रमिक दिया जाएगा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के आधार पर बनाएगा कलेक्टर। पटेलों के कर्तव्य 224 में बहुत पूछे जाते हैं, इसकी ड्यूटी नंबर जी देखें, टू कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंट द कोर्ट बार। तो एक कर्तव्य याद कर लें कि जो कोर्ट बार है उस पर अधीक्षण और नियंत्रण रखता है कौन, पटेल, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो कोर्ट बार पटेल से नीचे की श्रेणी का ऑफिसर है ना, क्योंकि यहां पर पटेल को पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है 223 में, और वहां पर हम उसको क्या देते हैं, सर्विस लैंड। कोर्ट बार को मेहनताना नहीं दे रहे हैं, बोलो खेती करो, गांव की सेवा तो करनी है, अपना जीवन यापन यहाँ पर खेती करो, इससे कमाओ खाओ मजे करो, सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है 224 ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और देखें कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होती कि उसमें बड़ी भारी बात लिखी हुई है, वो कितनी सुंदर बात लिखी है। कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि वो एक बार पूछ ली गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये पूछ लिया गया है, ठीक है, इसलिए याद रखना, क्योंकि जब भी पेपर रिपीट होता है ना तो पूछ ली गई चीज़ें अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है 224 में, लेकिन पूछा गया है तो महत्वपूर्ण है। पटेलों को हटाया जाना, तो 258 के नियमों के तहत कलेक्टर ही हटा देगा उसको। 226 ये भी महत्वपूर्ण है, क्यों है आप समझ ही गए होंगे। 227 पटेलों को दंड, तो पटेलों को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा अगर वो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो तहसीलदार देगा 1000 रुपये तक। अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं तो तहसीलदार उनको 1000 रुपये तक की पेनल्टी उन पर लगा सकता है। फिर आता है सब्स्टिट्यूटेड पटेल 228, अति महत्वपूर्ण। एक्चुअल में कई बार पटेल बीमार हो जाता है, अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ क्या करता है, 6 माह के लिए एक सब्स्टिट्यूटेड पटेल की नियुक्ति कर देता है। कितने महीने के लिए, इसमें जितने भी मैंने आपसे लाइनें बोली सब पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे सब्स्टिट्यूटेड पटेल 228 में है, सब्स्टिट्यूटेड पटेल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एसडीओ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड पटेल का अपॉइंटमेंट क्यों होता है, क्योंकि पटेल अपना काम करने में समर्थ नहीं है ना। और सब्स्टिट्यूटेड पटेल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 6 माह के लिए होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारे अच्छे से कर लें। 229 ग्राम प्रबंध का सौंपा जाना, टाइटल वाइज कर लें। वैसे तो इसमें ये लिखा है कि ग्राम प्रबंध किसके हाथ में होगा, पटेल के हाथ में। अगर पटेल नहीं है तो पंचायत, ग्राम पंचायत, और अगर ग्राम पंचायत नहीं है तो ग्राम सभा, है ना। ग्राम सभा क्या होती है, पूरा गांव नहीं, क्या होती है, पूरा गांव नहीं होती ग्राम सभा। प्रत्येक गांव के 18 वर्ष से यानी कि जितने भी वयस्क सदस्य होते हैं उन सब से मिलकर बनती ग्राम सभा, पूरा गांव नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये ग्राम सभा की, अगर आपसे कभी आ जाए ग्राम सभा क्या है, तो जितने भी वयस्क सदस्य हैं गांव के वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, सब मिलजुल कर गांव की रक्षा करेंगे आप, ठीक है। पंचायत स्तर का सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था आती है ना, कौन से आर्टिकल में आती है, हाँ बढ़िया, 243 क्यू होगा। कौन सा अमेंडमेंट था, 73, हाँ 9th 11। चलें, अब आता है 230। तो कोर्ट बार की जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे वो ये कोर्ट बार है, तो इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 258 के तहत होगा, लेकिन इसमें कौन करेगा ये नहीं बताया गया। लेकिन फिर भी यदि ऑप्शन आ ही जाता है तो बेझिझक आप कलेक्टर टिक कर देना। अच्छा, कोर्ट बार का पारिश्रमिक भी आ गया, ये राज्य सरकार डिसाइड कर रही है, ये भी कलेक्टर शब्द नहीं आ रहा है यहाँ पर 231 में, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन है, उससे रिलेटेड बात खत्म।
कर लिया टिक? लाओ थोड़ा पानी पी लें। चलें चैप्टर 18। अब इसका जो टाइटल है आबादी या दखल रहित भूमि में और उसकी उपज के अधिकार। बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं अनऑक्यूपाइड लैंड की। अनऑक्यूपाइड लैंड को थोड़ा सा समझ लें, डेफिनेशन क्लॉज में भी दी गई थी। अनऑक्यूपाइड लैंड कौन सी डेफिनेशन में दी गई थी? Z3, 2Z3, वेरी गुड। हाँ क्या क्या 21Z3, अच्छा वेरी गुड। तो 21Z3 में दी गई है। तो यहां पर अनऑक्यूपाइड लैंड के संबंध में बताया गया था। एक्चुअल में कॉमन सेंस की डेफिनेशन है, जितनी भूमि पर किसी व्यक्ति का किसी भी रूप में पोजीशन है वो अनऑक्यूपाइड लैंड नहीं हो सकती। अनऑक्यूपाइड लैंड की सिंपल डेफिनेशन है गवर्नमेंट की ऐसी भूमि जिस पर किसी का भी कोई राइट नहीं है या गवर्नमेंट ने भी उसको किसी भी यूज में नहीं दी है, जैसे निस्तार पत्रक में भी नहीं दी है। तो वो कौन सी अनऑक्यूपाइड लैंड, यानी कि गवर्नमेंट की फालतू भूमि जिस पर किसी का किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं है, वो अनऑक्यूपाइड लैंड होती है। वैसे तो उसमें बताया है आबादी भूमि, सेवा भूमि, भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि के अलावा जितनी भी भूमि कौन सी है, अनऑक्यूपाइड लैंड है। तो अब हम बात कर रहे हैं अनऑक्यूपाइड लैंड के प्रबंध की स्कीम। तो गवर्नमेंट जो भी स्कीमें लाती है, अपने जो भी प्रोजेक्ट तैयार करती है, तो गवर्नमेंट की अनऑक्यूपाइड लैंड पर ही करती है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है हम ये देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में दो चीज़ें देखनी, एक निस्तार पत्रक और एक वाजिब उल अर्ज। दोनों ही बड़े यूनिक नाम है, बड़े मज़ेदार है, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं निस्तार पत्रक और वाजिब उल अर्ज। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये ना सोचें कि क्या हिंदी चल रहा है इंग्लिश चल रहा है। हाँ उर्दू चल रहा है, वाजिब उल अर्ज। बीजेपी गवर्नमेंट की इस पर नज़र ही नहीं पड़ी पता नहीं क्या कर देते जी रानी दुर्गावती स्कीम, नहीं मौलाना तो नहीं करते वो। चले खैर, ये तो नजर डालने वाली चीज है वाजिब उल अर्ज। चलें तो टाइटल का नाम याद करें। अब ये कहते हैं दखल 233 दखल रहित भूमि का अभिलेख। तो प्रत्येक ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र के लिए समस्त दखल रहित भूमि के रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो 233 में केवल एक डायरेक्शन है कि भाई इसके जो रिकॉर्ड्स तैयार किए जाएंगे कहीं पर भी हो, चाहे विलेज में हो चाहे अर्बन एरियाज में हो, कहीं पर भी हो, उसके रिकॉर्ड्स तैयार किए जाए, होने भी चाहिए, ऑलरेडी हैं ही उनके पास, क्या तैयार किए जाएंगे। अब 233A ये कहते हैं नगरीय क्षेत्रों में लोक प्रयोजनों के लिए भूमि का पृथक रखा जाना। तो कलेक्टर क्या करेगा, पब्लिक पर्पस के लिए, लोक प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र में भूमि का पृथक रखे। बेसिकली अभी हम जो बात करेंगे वाजिब उल अर्ज है ना, निस्तार पत्रक, ये हम ऑलमोस्ट नॉन अर्बन एरियाज और ग्रामों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये डायरेक्शन दे दिया जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल वाइज कर लें कि कलेक्टर राज्य सरकार के नियमों के अधीन रहते हुए रिकॉर्ड तैयार करेगा कि अर्बन एरियाज में कौन सी अनऑक्यूपाइड लैंड है, उसके लिए क्या कौन सी भूमि को हमें पब्लिक पर्पस के लिए पृथक रखना है। बाकी जो चीज़ें आएंगी जो हम करने वाले हैं वो सब ग्राम के लिए होंगी, जैसे निस्तार पत्रक वाजिब उल अर्ज। तो यहाँ पर इन्होंने अर्बन एरियाज़ के लिए, क्योंकि ग्राम अब इन्होंने कहाँ कर दिए हैं, नॉन अर्बन एरियाज़ में। पहले 2018 से पहले विलेज, अर्बन और नॉन अर्बन एरियाज़ दोनों में थे, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अब इनको ये सेक्शन इसलिए बढ़ानी पड़ी 233A 2018 में, क्योंकि अब इन्होंने ग्राम अर्बन एरिया से हटा लिए। लेकिन इत्तेफाक से जो अनऑक्यूपाइड लैंड होती है वो तो अर्बन एरियाज में होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि अर्बन एरियाज में सरकार की भूमि नहीं होती है। तो वो उसका लोक प्रयोजन के लिए कैसे कैसे यूज़ किया जाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ जो भी कब्रिस्तान वगैरह बने हैं, शमशान वगैरह बने, ये सब अनऑक्यूपाइड लैंड में गवर्नमेंट की भूमि है। ठीक है, तो उसके प्रबंध की स्कीम वो कैसे कैसे लोक प्रयोजनों के लिए यूज़ की जाएगी वो बताया जाएगा। अब हम आते हैं मेन चैप्टर में 234 निस्तार पत्रक। दो सेक्शन आपको स्पेशली याद करने हैं, 234 और 242। ये स्पेशली पूछे जाते हैं। निस्तार पत्रक कहाँ है, 234 में, और 242 में वाजिब उल अर्ज ये बताए गए। तो पहले हम तो निस्तार पत्रक को समझ लें। निस्तार भूमि क्या होती है? निस्तार भूमि होती है किसी भूमि से एक तो लकड़ी, कंकड़, पत्थर, मुरम वगैरह प्राप्त करना। निस्तार यानी कि निकालना, ठीक है ना। इसको दूसरे एक और शब्द का हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में नहीं कह सकते, एक और शब्द का यूज़ कर सकते हैं, वो है उससे हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस भूमि का यूज़ किस किस चीज़ में कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं निस्तार। यानी कि कुछ चीज़ें प्राप्त करना जो भी ज़मीन में है, और ज़मीन से अगर आपको कोई राइट मिल रहा है
तो कौन से राइट आपको ज़मीन से मिल सकते हैं, किस किस प्रकार का यूज़ गांव के लोगों को ज़मीन पर करने के लिए दिया जा सकता है कि आप इस ज़मीन का इस तरीके से यूज़ कर लें। ये सब क्या होता है, निस्तार। अब जब ये बात दोनों आपके दिमाग में अगर आ गई कि ज़मीन से क्या क्या प्राप्त कर सकते, ज़मीन में या तो मिट्टी होगी, पानी होगा, खनिज होंगे, है ना, या पेड़ होंगे, तो इनको आप किस मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। या ज़मीन है तो ज़मीन पे आप प्लेग्राउंड बना सकते हैं, कब्रिस्तान बना सकते हैं, है ना, गाय भैंस जो मरती हैं तो वो कहाँ फेंकी जाएंगी, उनकी जो स्किन वगैरह निकाली जाती है, इस सब के लिए प्रोविज़न है। शादी ब्याह करनी, तो मतलब जो सरकार की भूमि पर जो कुछ भी हो सकता है वो सब बताएगा, इस निस्तार पत्रक में बताया जाता है। तो अनऑक्यूपाइड लैंड का क्या क्या यूज़ हो सकता है वो सब निस्तार पत्रक है। तो पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो निस्तार पत्रक का तैयार किया जाए उपखंड अधिकारी, तो कौन तैयार करेगा इसको, प्रत्येक ग्राम के लिए एक निस्तार पत्रक एसडीओ तैयार करेगा। इसमें कौन से विषय होंगे, जो 235 में जो विषय बताए गए वो सारे विषय होंगे, ठीक है। अब 235 में जो विषय बताए गए हैं तो हम देख लें 235 में कौन से सब्जेक्ट बताए गए हैं। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, तो पशुओं को चराने के लिए यूज़ हो सकता है, भाई पशु प्राइवेट भूमि पे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। वो फिर एक क्लॉज बी में एक लिमिट बताएगी कि इस लिमिट तक आप गांव के यूज़ के लिए, अब जैसे चूल्हा जलाना है तो लकड़ी तो चाहिए ना, गांव में तो आज भी आंगन पोते जाते हैं कलई से, चूने से, तो उसके लिए मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी लगती है उसमें। तो ये कहते हैं लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या कोई अन्य वन उपज, मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर या कोई अन्य गौण खनिज अभिप्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए निस्तार कर सकते हैं। पशु को चराने के लिए निस्तार होता है। और ये सब चीज़ें, ये आप ऐसे ही नहीं समझे कि यार ये क्या पढ़ने में आ रहा है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, गाँव वालों को इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये कहाँ से लेंगे, वो अनऑक्यूपाइड लैंड से। तो अनऑक्यूपाइड लैंड से इसको लेने के लिए जो राइट दिया गया वो निस्तार पत्रक में दिया गया है। चले, क्लॉज सी और डी भी बताए गए, हमारे लिए यूजलेस है। 236 ये कहते हैं निस्तार पत्रक में कतिपय विषयों का उपबंध। तो जो 235 में बताए गए हैं वो तो अपनी जगह ही हैं ही, लेकिन कलेक्टर इसके लिए और भी चीज़ों का प्रोविज़न कर सकता है कि भाई ये भी आप निस्तार भूमि से प्राप्त करेंगे, ये वाले राइट। तो ये वाले जो राइट हमें दिए गए हैं पढ़ लें, किसी मतलब के नहीं हमारे, पशु को निःशुल्क चराना। 237 महत्वपूर्ण है, 236 केवल इसलिए महत्वपूर्ण है, उसमें ये बताया गया कलेक्टर और 235 में जो चीज़ें बताई गई उनको बढ़ा सकता है। 237 बड़ी महत्वपूर्ण है, ये कहता है कि प्रयोजनों की कलेक्टर भूमि का पृथक रखा जाना, क्योंकि कहते हैं इन प्रयोजनों के लिए कलेक्टर भूमि को पृथक रख सकेगा। किस किस के लिए, इमारती लकड़ी, ईंधन के आरक्षित क्षेत्र, इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए आरक्षित क्षेत्र, है ना, ये सारा पढ़ लेना। चारागाह, घास, बीड़ चारे के लिए आरक्षित क्षेत्र, कब्रिस्तान और शमशान की भूमि, ये सब पढ़ लेना आप लोग, है ना। इस सब के लिए कलेक्टर भूमि को आरक्षित रखेगा। आरक्षित रखेगा मतलब ये बता देगा, अब यहाँ पर परमानेंट कर देगा, एक तरीके से स्थायी तौर पर वो कर देगा कि भाई यहाँ स्कूल होगा, यहाँ गौठान होगा, यहाँ खाल निकाली जाएगी पशुओं की, इस तरीके से, ठीक है। तो बता देगा ये सब काम यहाँ पर होंगे। उसको चेंजेस भी कर सकता है, कई चीज़ें, अब मान लो कोई बिल्डिंग बना दी गई उसके लिए, तो वो तो स्थायी होगी, तो कलेक्टर आरक्षित कर सकेगा। बाकी फिर जो भूमि बची हुई है उस पर चराओ अपनी गाय भैंसे, ठीक है। अब आता है 238, वो छोड़ दो 2%। ग्राम की बंजर भूमियों में का अधिकार, तो ये कहते हैं 238 ग्राम की बंजर भूमियों का अधिकार। ये प्रोविजन वहां लागू होता है जहां किसी गांव में बंजर भूमि अपर्याप्त है। अब गांव के हिसाब से जितना यूज गांव में चाहिए निस्तार के अधिकारों के लिए, जो भी हमें राइट बताए गए 235 में, 236 में, 237 में, उसके लिए भूमि नहीं है गांव में, तो कलेक्टर क्या करेगा, पास के गांव से भूमि एक्वायर कर लेगा, अगर पास के गांव में ज़्यादा है तो, यानी कि गांव के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से होती है। तो आगे क्या कहते हैं, ठीक समझाता है कलेक्टर, तो ग्राम के निवासियों को पड़ोस के ग्राम में यथास्थिति निस्तार का अधिकार, पशु चराने का अधिकार उस सीमा तक दे सकेगा जितना विनिर्दिष्ट किया जाए, ठीक है। तो बगल वाले गांव से अगर हमारे पास भूमि अपर्याप्त है तो कलेक्टर क्या करेगा, कह देगा अपने जो गाय भैंस हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, जो भी हैं, आप बगल वाले गांव में चराएं, वहाँ से लकड़ी प्राप्त कर लें। और सब क्लॉज 2 कहता है इसका, ऐसे गांव के निवासियों के लिए मार्गाधिकार का अधिकार भी अभिलिखित करने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं। तो यदि गांव के निवासी कहते हैं, बोलो साहब इस गांव में हम किस रास्ते से जाएं, हो सकता है दूसरे गांव के लोग विरोध कर रहे हों,
तो इसके लिए आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर आपको बताएगा आप इस रास्ते से जाएं। अगर कलेक्टर ने बता दिया फिर गांव के निवासी कैसे विरोध कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये प्रोविज़न किस लिए यूज़ हो रहा है? क्योंकि जिस गांव के लोग हैं उसके लिए भूमि अपर्याप्त है, तो उनको दूसरे गांव के क्षेत्रों में निस्तार पत्रक के अधिकार दिए जाएंगे। गांव में इस बात की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, भाई तुम्हारी भैंस हमारे गांव में क्यों चली आई, हम ही रख लेंगे। तो वो ये सब निस्तार है। 239 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इस एक्ट के लागू होने से, इस कोड के लागू होने से पहले यदि किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर कोई पेड़ उगा रखे थे, तो इस कोड के लागू होने के बाद वो व्यक्ति और उसका कुटुंब पीढ़ी दर पीढ़ी उन वृक्षों के फल प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वो भूमि उसकी नहीं होगी, लेकिन वो उसका अधिकारी होगा, बिना किसी रेवेन्यू के दिए, रॉयल्टी के दिए। क्लॉज 5 कहता है इसका, क्योंकि बाकी तो रिपील्ड है। ये कहते हैं कि यदि आपको ऐसा राइट दिया गया, लीज दी गई है, वृक्ष के पट्टे दिए गए हैं और आप उसका उल्लंघन करते हैं, तो तहसीलदार आपको सेक्शन 248 के अधीन उस भूमि से बेदखल कर सकेगा। 248 क्या बताया था अपन ने? गवर्नमेंट लैंड से अगर किसी को बेदखल करना है तो 248 का प्रोसीजर यूज होता है, और प्राइवेट लैंड से अगर किसी को बेदखल करना है तो 258 का प्रोविजन यूज होता है। प्रोविजन लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। प्रोविजन सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये है कि तहसीलदार निकाल देगा, बात खत्म हो गया, प्रोविजन खत्म। लेकिन इतनी जल्दी हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोविजन ये है कि हाँ तहसीलदार निकाल देगा, खत्म। 240 ग्रामों के कतिपय वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध, सेक्शन वाइज कर लें तो ये राज्य सरकार प्रतिषेध कर सकती है, ठीक है। टाइटल वाइज करें। 240 सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी करने के उपाय। तो जो अधिसूचित क्षेत्र डिक्लेयर किए गए हैं वहां से राज्य सरकार चोरी करने से रोक लगा सकती है, सरकारी वनों से। एक्चुअल में हमारे पास कई प्रकार के वन होते हैं, 3 प्रकार के वन होते हैं। कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्ट, हाँ 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास, आरक्षित वन, संरक्षित वन और वन, साधारण वन, ठीक है ना। तो एक वन तो ऐसे होते हैं जहां से आपको वहां पर घुसने की भी मंजूरी नहीं है। जैसे आप पचमढ़ी घूमने जाओगे तो वहां से आप एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकते, वो ऑफेंस है। मतलब आप वहाँ जा सकते हो लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचो वहाँ लकड़ी टूटी हुई पड़ी है, आप उसको उठा के लें, वो तो टूटी, हमने थोड़ी ना तोड़ी, तो वो भी अपराध है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर पशुओं को चराने की अनुमति दे दी जाती है, कुछ शर्तों के अधीन आप जा सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, है ना। तो ऐसी होती, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आपको जो करना है करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वनों का वो है। तो ये कहते हैं कि सरकार बता सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि कौन से वन में हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि यहाँ से इमारती लकड़ी चोरी नहीं की जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। क्लॉज 4 में जाएं सीधे। क्लॉज 4 ये कहता है यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से चोरी करता है तो उस पर उपखंड अधिकारी के आदेश से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना? तो यहाँ पर लिख लें SDO 50,000 रुपये जुर्माना, क्लॉज 4 में इतना, ऐसे शॉर्ट में बना लिया करो, SDO 50,000 रुपीज़ फाइन, ठीक है ना। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भैया इनको लकड़ी तो दी जानी है, इमारती लकड़ी 235 में। तो ये कहते हैं एक वर्ष में एक व्यक्ति, एक फैमिली कितनी लकड़ी यूज कर सकता है अपने पर्सनल यूज में? जो इमारती लकड़ी लेकर आ रहा था 235 में 2 घन मीटर एक वर्ष में अपने पर्सनल यूज के लिए इतनी ले सकता है। वो ऑफेंस नहीं है, वो चोरी नहीं है, ठीक है। कितना? एक वर्ष में 2 घन मीटर इतनी आप फ्री में ले सकते हो। क्यूबिक मीटर होगा, क्यूबिक मीटर, ठीक है। कितने समय में? एक वर्ष में। ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है, तो इतना आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दूसरा अधिकार आ गया वाजिब उल अर्ज। यार इसको तो बदल ही दे बीजेपी, बहुत हो गया, बड़ा अजीब ही नाम है, इसका कोई सेंस भी नहीं। निस्तार से तो ये भी लिखता है कि हाँ निस्तार है, आप कुछ निकालना है, निस्तार यानी कि निकालने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। खैर, वाजिब उल अर्ज होता है रूढ़िगत अधिकार। एक्चुअल में कुछ, जैसे हम इजमेंट राइट की बात करते हैं ना कि साहब अब ये रास्ते का अधिकार इजमेंट राइट के माध्यम से अब रास्ते का हो गया,
तो इसी तरीके से होता है वाजिबुल अर्ज, जो अधिकार जो जिन चीज़ों को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम अनऑक्यूपाइड लैंड की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट लैंड पर भी हो सकता है। तो अगर किसी की भूमि पर कुछ लोग इस प्रकार से अधिकारों का उपयोग करते चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से, तो ऐसी स्थिति में उसका एक लिस्ट बनाई जाएगी, ये वाजिबुल अर्ज माने जाएंगे, पीढ़ी दर अधिकार, रूढ़िगत अधिकार, ठीक है। और ये अधिकार रूढ़िगत हो जाएंगे और पब्लिक के लिए खुल जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारी प्राइवेट लैंड पर है, मतलब फिर वो विरोध नहीं किया जाएगा। विरोध किया जाएगा, उसके लिए केस चलेगा। केस में अगर वो वाजिबुल अर्ज में रखे जाना मान्य किए जाते हैं तो फिर वो वाजिबुल अर्ज हैं, और अगर प्राइवेट भूमि स्वामी के पास चले जाते हैं तो फिर उसके वाजिबुल अर्ज के अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर किसी भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो अधिकार हैं वो सब वाजिबुल अर्ज कहलाते हैं। 242 अपन देख लेते हैं ऐसे कौन से राइट दिए गए हैं। जैसे इजमेंट राइट होता है ना, वैसे ही शीघ्र संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात यथा शीघ्र उपखंड अधिकारी किसी भूमि या जल में, तो ये राइट कहाँ होते हैं, भूमि या जल में राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ना हो, जो उसके नियंत्रण या प्रतिबंधित ना हो। तो ये किसकी नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की। इसका मतलब फिर किसकी है, प्राइवेट भूमि स्वामी की। तो प्राइवेट भूमि स्वामी की भूमि पर किसी के रूढ़िगत अधिकार बन गए हैं, पब्लिक उसको यूज करती है, तो फिर वो रूढ़िगत अधिकार कहलाएंगे। तो ऐसी भूमि जो किसकी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी की जो लैंड है वो भी स्टेट गवर्नमेंट की मानी जाएगी, लोकल अथॉरिटी की पर्सनल थोड़ी ना होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रतिबंधित नहीं, सिंचाई के अधिकार या मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार, कौन से इरिगेशन है ना, राइट टू बे और इजमेंट राइट, और मछली पकड़ने का अधिकार। बेसिकली इजमेंट राइट टाइप के ही होते हैं। इजमेंट राइट के लिए आपको लिमिटेशन में 20 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तब इजमेंट राइट क्रिएट होगा उस पर। और गवर्नमेंट की लैंड पे इजमेंट राइट कितने समय में क्रिएट होता है, 30 साल में। तो ये ऑलमोस्ट इजमेंट राइट ही है। अगर कोई सिंचाई किसी स्रोत से की जाती रही है या मार्गाधिकार का यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये रास्ता लंबे समय से सिंचाई के लिए मार्ग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, या इस तालाब से लंबे समय से लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो फिर अगर वो वाजिबुल अर्ज में दर्ज हो गया तो फिर वो राइट पब्लिक के लिए खुला रहेगा। प्रत्येक की बाबत प्रत्येक ग्राम की रूढ़ियों को भेद करते हुए एक वाजिबुल अर्ज नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, है ना। कौन करेगा इसको, सब क्लॉज 2 में उपखंड अधिकारी। और यदि कोई व्यक्ति इससे व्यतीत है कि भाई हमारी भूमि पर वाजिबुल अर्ज कहाँ से आ गया, तो क्या होगा, उसके लिए वो 1 वर्ष में टाइटल डिसाइड करने के लिए सिविल केस फाइल कर सकता है। कितने समय में, हाँ। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है या सिविल न्यायालय भी ऐसे ही डिसाइड कर देता है कि ये वाजिबुल अर्ज है, तो फिर ये निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा। इसका मतलब ये कहना है अपील भी नहीं करोगे, अंतिम और निश्चायक होगा। बाकी सब क्लॉज 5 छोड़ दें, हमारे मतलब का नहीं है, मेंस के मतलब का है, ठीक है। तो ये हमारे 2 राइट थे। लेकिन टाइटल जो कहता है, इसका टाइटल में आबादी शब्द का भी उपयोग किया गया था। आबादी और दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम है, ये टाइटल का चैप्टर का टाइटल था। तो आबादी और देख लें। वैसे तो आबादी के बारे में हम जैसे डेफिनेशन क्लॉज था 2(1)(a), उसमें आबादी को डिफाइन किया। उसमें हमने 2 सेक्शन मेंशन की थी, एक तो 70 और सेक्शन 243 से 246 तक की, ये सीक्वेंस। तो ये 246 था। तो आबादी को डिफाइन किया गया है 2(1)(a) में। और आबादी कहाँ डिसाइड की जाएगी, 70 में। किसके द्वारा की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ड्यूरिंग लैंड सर्वे, ठीक है ना। अब ये कहते हैं आबादी वो कर दी गई, लेकिन अब वहां पर आबादी की भूमि कम थी। कलेक्टर चाहता है, अब लैंड सर्वे नहीं चल रहा। जब लैंड सर्वे नहीं चलता तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कौन हो जाता है, कलेक्टर, ठीक है ना। यानी कि चाहे लैंड सर्वे चले या ना चले, दोनों ही स्थिति में आबादी की भूमि कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर। बस नाम चेंज हो जाएंगे, लैंड सर्वे के टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पाया जाता है कि आबादी की भूमि कम है किसी जगह पर, तो कलेक्टर क्या करेगा, ग्राम की दखल रहित भूमि में से आरक्षित कर सकेगा क्या, आबादी की भूमि। तो आबादी की भूमि कहाँ से आती है, अनऑक्यूपाइड लैंड से, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही तो गवर्नमेंट अपनी ज़मीन से दे, है ना। वो गवर्नमेंट की ज़मीन कौन सी होती है, अनऑक्यूपाइड लैंड। तो कलेक्टर की राय में अगर अपर्याप्त है तो अनऑक्यूपाइड लैंड से भूमि दे देगा। नेक्स्ट
और यदि दखल रहित भूमि भी उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार आबादी के लिए भूमि एक्वायर कर सकती है, जिससे भी करे, पास के गांव से करे, प्राइवेट भूमि स्वामी से करे, कहीं से भी करे। तो कलेक्टर कहां से दे सकता है? अनऑक्यूपाइड लैंड से। अनऑक्यूपाइड लैंड में भी नहीं है भूमि तो राज्य सरकार एक्वायर करके दे सकती है। ठीक है। 244 आबादी स्थलों का आवंटन। आबादी स्थल का निपटारा। अच्छा, निपटारा है, मेरे में अलॉटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, अमेंडमेंट कब का है ये? 2019। अच्छा, 2019 निपटारा है। डिस्पोजल ऑफ आबादी। तो फिर पढ़ के सुना दो जरा, हो सकता है। स्थल का निपटारा। इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए तहसीलदार आबादी क्षेत्र में भूमि स्वामी अधिकारों में आबादी स्थलों का निपटारा करेगा। ठीक है, तो निपटारा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तहसीलदार। टाइटल वाइज कर ले, कुछ नहीं है करने का। नेक्स्ट चलते हैं 2019 में ही एक और संशोधन 245 में, भू राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार। तो छोड़ें, इसको करना नहीं है, टाइटल वाइज कर लें। भाई आबादी में जो भूमि दी जाती है वो बिना रेवेन्यू के दी जाती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से देती है कि भाई खेती की सुविधा के लिए आप खेतों के बीच में ही रहें, वो होती है आबादी भूमि। 246 आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों के अधिकार। तो यहाँ पर कहते हैं 2018 के प्रवृत्त होने से पहले जो लोग भी आबादी में भूमि धारण करते थे वो उसके संबंध में 2018 के बाद क्या समझे जाएंगे? भूमि स्वामी। तो सेक्शन 158 में जो भूमि स्वामी की डेफिनेशन दी गई थी वहां पर इस सेक्शन को और जोड़ लें, ये भी भूमि स्वामी है। अगर आपसे भूमि स्वामी की डेफिनेशन मेंस में पूछी जाती है तो आप 158 तो बताएं। इससे पहले और कौन सी सेक्शन लिखवाई थी आपको मैंने? 181A और ये लिख लें 246। तो ये लोग भूमि स्वामी कहलाएंगे। ठीक है। 247 खनिजों के संबंध में सरकार का हक। तो अब अपन बात कर रहे हैं 248 और 250 की, जिसकी अभी इतनी देर से बात कर रहे थे। अगर अनऑक्यूपाइड लैंड पर किसी ने इलीगल कब्जा कर लिया है या अनऑक्यूपाइड लैंड से किसी व्यक्ति को बेदखल करना है, तो यानी गवर्नमेंट लैंड से, तो प्रोविजन लागू होगा सेक्शन 248 का। और यदि प्राइवेट लैंड से किसी को हटाना है तो प्रोविजन लागू होगा 250 का, है ना। पहले तो यहाँ पर ये समझ लें कि जो अनऑथराइज्ड पोजीशन होता है वो होता क्या है। एक तो होता है अनऑथराइज्ड, मतलब अनऑथराइज्ड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि हमने तो सब पोजीशन कर लिया, ये होता है अनऑथराइज्ड पोजीशन, ऐसे व्यक्ति को तो हटाया ही जाएगा। एक होता है कि पोजीशन हमने ही दिया था, लैंडलॉर्ड ने दिया था, भूमि स्वामी ने दिया था या गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन अब वो अनऑथराइज्ड हो गया। कैसे? जैसे हमने कहा हम सरकारी पट्टा देंगे, सरकारी पट्टे की हमने 5 वर्ष की अवधि डिसाइड की, 5 वर्ष खत्म, सरकारी पट्टा खत्म। अब जो लीगल तरीके से जो लीज दी गई थी अब वो इलीगल हो गई, है ना। या हमने कहा उसने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया, या हमने कहा उसने 3 माह तक रेवेन्यू नहीं दिया, जो ग्रांट दिया है ग्रांट की शर्तों का उल्लंघन किया, तो लीगली दी गई थी लेकिन अब वो इलीगल हो गई। तो जो अनऑथराइज्ड पोजीशन होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला, हमने तो अनऑथराइज्ड पोजीशन कर लिया, है ना, जिसमें दमे निकाल लो। दूसरा होता है क्या, कि हमने लीगली पोजीशन दिया था, आपने अपनी भूमि पर, आपने अपने घर में किराएदार रखा, अब वो कह रहा है कि आप हमें लीगली निकालेंगे। अब किसी का अगर पोजीशन है जो इलीगल हो गया है, अब उसका वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं रहा। पहले राइट था, उसको लीगल राइट था, लेकिन अब नहीं रह गया है, तो अब वो भी अनऑथराइज्ड पोजीशन में माना जाएगा और दोनों ही व्यक्तियों को 248, 258 में निकाल दिया जाएगा। और दोनों को निकालने का सीधा सीधा प्रोसीजर ये है कि कॉमन प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो अलग अलग वेरिएशन आएगा उसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो दोनों ही का प्रोसीजर ये है कि भाई तहसीलदार अपने आदेश के माध्यम से निकालेगा। तहसीलदार को लगता है कि इनको निकालना चाहिए तो उनको बेदखल कर देगा, डिस्पोजेस कर देगा, ठीक है। और इसके लिए अगर तहसीलदार आप ऐसा डिसीजन करता है कि इनका अनऑथराइज्ड पोजीशन है भूमि पर, तो उसको स्वयं निकालेगा। स्वयं निकालेगा से मतलब है यहाँ पर ये समझे, नॉर्मली अगर कोई भी कोर्ट ये पाता है कि भाई हाँ तुम केस जीत गए, तो अब उसको जो जीत गए उस राइट को पाने के लिए आपको एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, यहाँ नहीं लगानी। तहसीलदार ने अगर ये कह दिया कि हाँ किसी व्यक्ति का अनऑथराइज्ड पोजीशन है, तो बिना किसी एप्लीकेशन के तहसीलदार उसको स्वयं ही निकालेगा। ऐसा नहीं है कि अब इसको निकालने के लिए हम फिर से एप्लीकेशन करें। तो यदि
तहसीलदार ये पाता है कि हाँ अनऑथराइज पोजीशन है किसी व्यक्ति, तहसीलदार उसको स्वयं निकालेगा, ठीक है। और फिर अगर निकालेगा तो उससे कंपनसेशन भी लेगा कि भाई तुम इस भूमि पर इतने समय तक रहे थे, कंपनसेशन फाइन बोलेगा। और अगर फाइन लेगा तो वो ये भी कहेगा कि अब एक बॉन्ड भी भरे कि अब आप इस भूमि पर दोबारा से कब्जा नहीं करोगे। इतनी बात समझ में आई, ये कॉमन बात है। अब थोड़े थोड़े जो क्लॉजेज अलग हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कौन से क्लॉज अलग है। तो जैसे हम पहले 248 पे आ जाते हैं। 248 क्या कहती है? अपराधिकृत रूप से भूमि का कब्जा कर लेने के लिए शास्ति, अनऑथराइज पोजीशन के लिए शास्ति, ठीक है। तो ये कहते हैं कोई व्यक्ति जो अपराधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी भूमि, सेवा भूमि या किसी ऐसी अन्य भूमि पर जो 237 के अधीन के प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई है। टेक्निकली देखा जाए तो जितनी भी लैंड इन्होंने बताई हैं वो कौन सी हैं? अनऑक्यूपाइड लैंड, है ना। और इन्होंने नाम अलग अलग क्यों दिए हैं? क्योंकि अनऑक्यूपाइड लैंड पर इन्होंने आबादी भूमि दे दी। आबादी भूमि कहाँ होती है? अनऑक्यूपाइड लैंड पे। निस्तार पत्रक कहाँ होते हैं? 237, 235 अनऑक्यूपाइड लैंड पे। तो टेक्निकली अनऑक्यूपाइड लैंड, जब ये मैं तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूँ अगर ना समझ में आए, अनऑक्यूपाइड लैंड या अनऑक्यूपाइड लैंड पर किसी व्यक्ति को कोई राइट दिया गया है भूमि स्वामी अधिकारों के अलावा। अगर मान लो आबादी भूमि में 246 में उसको भूमि स्वामी डिक्लेयर कर दिया है 2018 के बाद, तो उस पर फिर 250 लागू होगा, ना कि 248, ठीक है। तो भूमि स्वामी के अलावा अनऑक्यूपाइड लैंड पर जितने भी राइट आपको दिए गए वो सब इसमें उन्होंने कवर कर लिए। आपको याद करने के लिए ये कॉन्सेप्ट सहायता करेगा। तो यह किसी प्रयोजन के पृथक रखी गई है। वहां पर यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या उस पर कब्जा बनाए रखता है, बनाए रखता है क्या? इसका मतलब ये वही है कि आपने कब्जा किया नहीं है, आपको कब्जा लीगली दिया गया था, लेकिन कब्जा इल्लीगल होने के बाद भी आप पोजीशन बनाए हुए हैं। ये वो बात है जो मैं आपको भी समझा रहा था कि कई बार आपको लीगली पोजीशन दिया जाता है लेकिन उस पोजीशन का इल्लीगल होने के बाद भी आप भूमि पर बने रहते हैं। जैसे आपकी किराएदार की या लीज की अवधि समाप्त हो गई फिर भी आप बने हुए हैं। तो या तो आपने इल्लीगल पोजीशन कर लिया है या लीगल पोजीशन खत्म होने के बाद आप इल्लीगली भूमि पर बने हुए हैं। तो कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाए रखता है तो तहसीलदार आदेश द्वारा संक्षिप्त बेदखल किया जा सकेगा। और अगर कोई फसल वगैरह खड़ी हुई है तो उसको वो हटवा सकेगा। खैर ये हमारे मतलब का नहीं, कुल मिलाकर तहसीलदार के आदेश द्वारा वो संक्षिप्त बेदखल किया जा सकेगा, ठीक है। और यदि वो बेदखल करता है तो आखिरी में बीच में इसमें लाइन लिखी है, तहसीलदार के विवेकानुसार ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा और जब तक वो नहीं निकलता है प्रत्येक दिन के लिए अर्बन एरियाज में 2000 रुपये और नॉन अर्बन एरियाज में 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगता रहेगा। तो एक जुर्माना तो लगेगा उस पर कितना? 1 लाख रुपए। जिसने भी अनऑथराइज पोजीशन किया 1 लाख रुपए तक का लग सकता है। और जब तक वो नहीं निकलता, मान लो आज ऑर्डर कर दिया और वो नहीं निकलता तो कल से नॉन अर्बन एरियाज में 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जुर्माना लगता रहेगा और अर्बन एरियाज में 2000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जुर्माना लगता रहेगा। सब क्लॉज 1A, किसी अपराधिकृत कब्जे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा इस संकल्प के सम्यक से रूप से पारित किए जाने पर तहसीलदार ऐसे संकल्प की सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर इस धारा के अधीन कार्रवाइयां प्रारंभ करेगा तथा पूर्ण करेगा और उसके द्वारा कार्रवाइयां ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा। हो सकता है भाई तहसीलदार को ना पता पड़े, कोई एप्लीकेशन नहीं करे, सरकारी भूमि किसको पड़ी है ना, सब आपस में मिलके बांट लेते हैं सरकारी भूमि तो। लेकिन अगर ग्राम पंचायत संकल्प पारित करती है, ग्राम पंचायत तहसीलदार को बताती है, एक तरीके से नोटिस देती है कि भाई यहाँ पर अनऑक्यूपाइड लैंड पर इल्लीगल पोजीशन हो गया है किसी का, तो फिर ग्राम पंचायत के कहने पर वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और 30 दिन में उस पर कार्रवाई करेगा। और जो भी कार्रवाई करेगा वो किसको बताएगा? विदिन 30 डेज ग्राम पंचायत को। भाई ग्राम पंचायत जरूरी थोड़ी ना तहसीलदार को पता पड़े कि कोई अनऑथराइज पोजीशन हो गया है, तो ग्राम पंचायत उसको बता सकती है तहसीलदार को। तो उस पर 30 दिन में कार्रवाई करके तहसीलदार क्या करेगा? ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा, ठीक है। और यदि आपको संक्षिप्त बेदखल किया गया था तो बेदखल किया जाएगा। तो जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि भाई जो तहसीलदार कोई भी आदेश देता है, बेदखल किया गया 7 दिन में भूमि खाली कर दो। 7 दिन का काम मतलब पूरी LRC में कहाँ है? तहसीलदार कितना देता है? 7 दिन। बोलो 7 दिन में आप ये भूमि खाली कर दो। नहीं करते तो क्या होगा? फिर SDO आप पर 15 दिन का, पहली बार में 15 दिन का सिविल कारावास लगाएगा
और उसके प्रत्येक नेक्स्ट टाइम कितना लगाएगा, 3 महीने या 6 महीने। तो हमें इस सेक्शन में दिया गया 3 महीने, तो ये जो पूरा 6 महीने, सॉरी हाँ 6 मंथ है, ओके। तो इस पूरे पैरा में क्लॉज 2A में क्या हुआ, 7 दिन का आदेश दिया तहसीलदार में कि भाई निकल जाएं, नहीं निकलोगे तो SDO पहले 15 दिन का कारावास देगा, सिविल कारावास, और जब तक नहीं निकलोगे तो प्रत्येक नेक्स्ट टाइम जब तक आप नहीं निकलोगे आपको बार बार पकड़ेगा और 6-6 महीने के लिए हिसाब से आपको सिविल कारागार भेजता रहेगा। ठीक है, बस इतना करेंगे इसमें, प्री के लिए इतना काफ़ी है। तो याद कर लेना 1 लाख रुपए है ना, 500 रुपये, 2000 रुपये, और ग्राम पंचायत भी संकल्प पारित कर सकती है जिसको 30 दिन में रिपोर्ट देगा तहसीलदार, और 7 दिन, 15 दिन, 6 महीने, तो फिर वो 3 दिन आ जाएंगे 250 में। इतना क्लियर हो गया। 249 राज्य सरकार दे देगी मछली पकड़ने आखेट करने का अधिकार, इतना काफ़ी है। 250 पे आ जाएं। 250 में एप्लीकेशन की जाएगी। यहां पर 250 में जो भूमि स्वामी है उसके साथ में सरकारी पट्टेदार भी पढ़ा जाएगा। कौन, भूमि स्वामी के साथ कौन इंक्लूड है, सरकारी पट्टेदार। ये हमें कहां बताया गया है, इस सेक्शन के लास्ट में एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ें। भूमि स्वामी में क्या आता है, इंक्लूड्स गवर्नमेंट लीजी, तो भूमि स्वामी के अंतर्गत सरकारी पट्टेदार भी आता है। ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन 2 बताया गया, अनुचित रूप से बेदखल किए गए भूमि स्वामी से, यहाँ पर वो दोनों आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। या तो उसको लीगली कब्जा दिया गया था, उसका है ना कब्जा इलीगल हो गया, या उसको जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया, वो दोनों एक्सप्लेनेशन 2 में आ जाएंगे। चले, तो ये कहते हैं सबसेक्शन 1 तहसीलदार, भूमि स्वामी और उसके हित उत्तराधिकारी के आवेदन पर। तो जब यहाँ पर भूमि स्वामी शब्द आया तो यहाँ पर हमें और क्या समझ लेना चाहिए, सरकारी पट्टेदार। इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। 250 में लैंडलॉर्ड के अंतर्गत कौन आता है, भूमि स्वामी में कौन आता है, तो सरकारी पट्टेदार भी आता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सरकारी पट्टेदार, एक्सप्लेनेशन 1। ठीक है ना, तो करते हैं ये आवेदन करेंगे, और यदि आवेदन करते हैं तो जो तहसीलदार है, तहसीलदार क्या करेगा, जिसका भी पोजीशन होगा उसको एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि भाई तुम्हारा पोजीशन इस भूमि पर कैसे है, और इंक्वायरी करेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, और ऐसा काम स्वप्रेरणा से भी कर सकता है तहसीलदार, यानी कि एप्लीकेशन और सो मोटो दोनों ही स्थिति में अगर तहसीलदार को लगता है किसी ने किसी की भूमि पर इलीगल पोजीशन किया है, तो तहसीलदार क्या करेगा, एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसका भी पोजीशन है उसको बताए, पूछेगा कि भाई किस तरीके से तुम्हारा इस पर पोजीशन है, और इंक्वायरी करेगा। सिंपल। सबसेक्शन 2 में अगर उसको इंक्वायरी करने के बाद लगता है कि हाँ किसी व्यक्ति ने इलीगल पोजीशन किया है, तो क्या करेगा, उसको बेदखल कर देगा, और बेदखल करेगा तो भूमि स्वामी को कब्जा भी दिलाएगा। कब्जा भी दिलाएगा इसका मतलब है कि उसको पोजीशन की रिकवरी के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन नहीं करनी है। तहसीलदार अगर ये पाता है कि हाँ यहाँ पर मतलब भूमि स्वामी के फेवर में केस डिसाइड करता है, तो कब्जा भी साथ साथ में दिला देगा, अलग से कोई प्रोसीडिंग उसमें नहीं चलेगी। क्लियर। तो अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। एप्लीकेशन की गई भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा, सो मोटो भी एक्शन ले सकता है तहसीलदार, और सब सेक्शन 2 में उसने केस का डिसीजन भी कर दिया। ऐसा ही लग रहा है ना। अपन इसमें जो बीच के क्लॉजेज हैं वो थोड़े से ध्यान दे लेते हैं। सब सेक्शन 3 आता है, अगर एप्लीकेशन ऐसे समय पर की जाती है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे विदिन 6 मंथ, जिस दिन मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, भूमि स्वामी कहता है जिस दिन मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ उससे विदिन 6 मंथ मुझे डिस्पोजेस किया गया है ना, मेरा जो कब्जा मुझसे छीना गया है या अगले आदमी का जो कब्जा है वो विदिन 6 मंथ इलीगल हुआ है, अनऑथराइज्ड हुआ है, अगर ऐसा वो प्रूव कर देता है कि 6 महीने में ये सब हुआ है, तो तहसीलदार एक इंट्रीम ऑर्डर पास करेगा और जो इलीगल पोजीशन वाला व्यक्ति है उसको डिस्पोजेस कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पर केस चलता रहेगा, केस अभी खत्म नहीं हुआ। इंट्रीम ऑर्डर का मतलब ड्यूरिंग ट्रायल। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो पहले एक इंट्रीम ऑर्डर पास करेगा, इसके आधार पर जिसका भी इलीगल पोजीशन है उसको पहले बेदखल करेगा और केस चलता रहेगा। और जिस व्यक्ति को बेदखल किया गया है, क्लॉज 4 में
उस ये प्रोविज़न किया गया, उससे एक बॉन्ड भरवाएगा कि जब तक फाइनल डिसीजन ना हो जाए आप इस भूमि पर वापस ना लौटें, और अगर लौटेंगे तो आपसे पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये बीच की प्रोसीडिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका जो भी क्लॉज होगा, आई थिंक 5, वो ये कहता है मान लो सबसेक्शन 2 में जो ऑर्डर किया गया था भूमि स्वामी के फेवर में तहसीलदार द्वारा, उस ऑर्डर में अगर तहसीलदार भूमि स्वामी के फेवर में ऑर्डर करता है तो भाई भूमि स्वामी को कंपनसेशन भी तो दिलाया जाएगा, है ना। तो प्रति वर्ष के हिसाब से दिलाया जाएगा, प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना, है ना। तो 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के अनुसार से, मान लो आपने 10 हेक्टेयर भूमि पर इलीगल पोजीशन किया है तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, जितने समय भी आपने इलीगल पोजीशन किया है उतना कंपनसेशन दिलाया जाएगा आपको। इतनी बात क्लियर है? हाँ, अब कंपनसेशन है तो इसके लिए भी सबसेक्शन 6 में एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। अब आप नहीं लौटेंगे, पहले हमें सबसेक्शन 4 में बॉन्ड भरवाया गया था, किस लिए कि इंटरिम ऑर्डर जो दिया गया है उसका आप पालन करेंगे और दोबारा से भूमि पर नहीं लौटेंगे। सबसेक्शन 6 में जो बॉन्ड भरवाया गया वो इसलिए भरवाया गया कि फाइनल ऑर्डर में जो इलीगल पोजीशन था उसके अगेंस्ट, अनावेदक के अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया है। अब अनावेदक दोबारा से उस भूमि पर नहीं लौटेगा, ठीक है। ये और कंपनसेशन हमने दिलवाई दिया, लेकिन कंपनसेशन था ये किसको मिला, भूमि स्वामी। कंपनसेशन भूमि स्वामी को मिलता है, मतलब अपीलेंट को मिलता है, एप्लीकेंट को मिलता है। सरकार को क्या मिला, तो सरकार कह रही है हम जुर्माना भी वसूलेंगे तुमसे। जुर्माना कौन लेता है, फाइन, गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने कह दिया सबसेक्शन 7 में कि यदि आवेदक केस जीतता है तो भैया गवर्नमेंट 50,000 रुपए तक का जुर्माना और वसूल लेगी, ठीक है। तो सबको मिल गया, भूमि स्वामी को कंपनसेशन मिल गया, पोजीशन मिल गया, और सरकार को 50,000 रुपए मिल गए, है ना। सबका काम चल गया। तो ओवरऑल सेक्शन 250 में क्या था, भूमि स्वामी क्या करेगा, एप्लीकेशन, और स्वमोटे भी कार्रवाई की जा सकती है तहसीलदार द्वारा। तहसीलदार पाता है कि ठीक है भाई भूमि स्वामी के फेवर में, तो सब सेक्शन 2 में उसका फेवर कर देगा और उसको दे देगा, ठीक है। फिर क्लॉज 3 और 4 इंटरिम ऑर्डर से रिलेटेड है। 6 महीने के भीतर अगर बेदखल किया गया एप्लीकेशन किए जाने से तो क्या होगा, इंटरिम ऑर्डर पास करेगा और उसको बेदखल कर देगा अनावेदक को। अनावेदक का मतलब जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन की गई है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अनावेदक। एप्लीकेशन करने वाले को बोलते हैं आवेदक, एप्लीकेंट, ठीक है। उसको बेदखल कर देगा और सबसेक्शन 4 में उससे बॉन्ड भरवा लेगा कि भाई जब तक ट्रायल चल रही है तब तक वापस ना लौटें, नहीं तो बॉन्ड जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है क्या, अगर फाइनल ऑर्डर दे दिया जाता है एप्लीकेंट के फेवर में तो 10,000 रुपये पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से उससे कंपनसेशन एप्लीकेंट को दिलवाया जाएगा और एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, और 50,000 रुपये जुर्माना सरकार के फेवर में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही कि अब क्या होगा, उसको जब बोला गया कि भाई ज़मीन से बाहर निकल जाओ तो कब तक का टाइम देंगे अपन उसको, 7 दिन का। तहसीलदार कितना टाइम देता है किसी भी ऑर्डर के अप्लायंस के लिए, 7 दिन। 7 दिन में अगर वो नहीं निकलता तो फिर क्या होगा, एसडीओ 15 दिन तक का सिविल कारावास देगा। उसके बाद भी नहीं निकलता है तो पश्चातवर्ती प्रत्येक समय 6 मंथ, यहाँ पर 3 महीने, केवल एक ही जगह 3 महीने हैं 250 में। तो इतनी बात समझ में आएगी, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। 7 दिन तक का ऑर्डर दिया जाएगा आपको, इसके बाद फिर 15 दिन का पहला सिविल कारावास दिया जाएगा। वो भी अगर आप नहीं करते हो, बात नहीं मानते तो हर बार 6 महीने या 3 महीने हटाया जाएगा। तो 246 में 6 महीने, वो 248 में 6 महीने है और 250 में कितना है, 3 मंथ। क्लियर? तो ये हमारी बेदखली हो गई, मतलब उसकी बेदखली हो गई। चलें 250B, भूमि के आवंटित के पक्ष में भूमि खाली ना करना अपराध होगा। अभी हम बात कर रहे थे भाई किसी के फेवर में इलीगल, 248 में इलीगल पोजीशन कर लिया गया, 250 में भी इलीगल पोजीशन कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि इलीगल पोजीशन नहीं किया, हमारा जो पोजीशन था और वो भूमि किसी अन्य को अलॉट कर दी गई। सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया किसी भूमि का, मान लो आबादी में ही दे दी, किसी भी तरीके से कोई अलॉटमेंट कर दिया गया, ठीक है ना। और जो व्यक्ति उस भूमि पर पहले से काबिज था, पोजीशन में था, इन पोजीशन था, वो उसको खाली नहीं करता, वो उसको उस व्यक्ति को नहीं देता है
जिसको वो भूमि दी जानी है। टाइटल ही साफ साफ कह रहा है आवंटित के पक्ष में भूमि खाली ना करना। ठीक है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति तहसीलदार को आवेदन करेगा, है ना, और तहसीलदार उसको खाली करवा लेगा। सिंपल सी प्रोसीडिंग, क्या करेगा तहसीलदार, उस भूमि को खाली करवा लेगा, और जिस व्यक्ति को, चाहे वो भूमि स्वामी के नाते अलॉट की गई हो, चाहे सरकारी पट्टेदार के नाते अलॉट की गई, तो सबसेक्शन 2 का लास्ट 2 लाइनें देखें, वास्तविक कब्जा पट्टे के अधीन भूमि धारण करने के लिए हकदार यथास्थिति भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार को परिदत्त करेगा। तो यदि एप्लीकेशन की जाती है कि भाई किसी व्यक्ति को कोई भूमि आवंटित की गई है और वो व्यक्ति उसका पोजीशन नहीं ले पा रहा है, क्यों, क्योंकि किसी अन्य ने उस पर पोजीशन कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करेगा, वास्तविक कब्जा उनको दिलवा देगा। किनको, जिसको भी अलॉट की गई है एज एन भूमि स्वामी या गवर्नमेंट लीज, उनको दिलवा देगा। इतनी सी बात हमें 250 में देखनी है ना। यहाँ पर कुछ और नए शब्द आएंगे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सबसेक्शन 3, ये कहते हैं तहसीलदार यदि आवश्यक हो पुलिस बल का प्रयोग करेगा। तो पुलिस बल के प्रयोग से कब्जा कब दिलवाएगा, 250B में। ठीक है, और यहाँ पर यदि उपधारा 2 के अधीन निर्देश दिया अनुपालन करने में असफल रहता है तो कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जब तक ऐसा अननुपालन यानी कि जब तक वो नहीं मानता है तब तक पर डे के हिसाब से 100 रुपये उस पर जुर्माना लगता रहेगा। तो 3 वर्ष तक का कारावास देंगे अगर वो भूमि खाली नहीं करता है, ठीक है ना, और जब तक भूमि खाली नहीं होती है आदेश दिनांक से तब तक 100 रुपये का जुर्माना पर डे उस पर लगता रहेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन क्लॉज 5, ये अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे। केवल एक ही जगह इस शब्द का यूज किया गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, 250B क्लॉज 5। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें 248, 250 और 250B, इसमें हमें क्या देखने को मिला, 248 गवर्नमेंट जो अनऑक्यूपाइड लैंड है उस पर अगर कोई इलीगल पोजीशन करता है उसको तहसीलदार हटाएगा। यहां पर 250 में यदि भूमि स्वामी की कोई भूमि है उस पर कोई इलीगल पोजीशन करता है उसको तहसीलदार हटाएगा तहसीलदार ही। और यहाँ पर 250B में किसी व्यक्ति को कोई भूमि अलॉट की गई एज एन भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार, तो वो उसको अगर कब्जा नहीं मिल पा रहा है, तो जिस व्यक्ति की वजह से कब्जा नहीं मिल पा रहा है, जिस व्यक्ति ने उस पर पोजीशन कर रखा है उसको हटाया जाएगा। यहाँ पर हटाने के लिए हम पुलिस बल का भी यूज़ करेंगे, हम उसको 3 वर्ष कारावास में भी भेजेंगे और पर डे के हिसाब से 100 रुपये उस पर फाइन भी लगाएंगे। और इस तरीके से जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा। ठीक है ना, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है CRPC की अनुसूची 1 के खंड 2 में, है ना, 2 पार्ट है ना, पार्ट 2 में मैंने आपको एक अभी जब वो पढ़ाया था जुवेनाइल जस्टिस, उसमें एक सेक्शन इस तरीके की आई थी। तो कोई भी ऑफेंस जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है वो क्या होता है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। 3 वर्ष से कम अवधि का, 3 वर्ष भी नहीं, 3 वर्ष से कम अवधि का जो कारावास होता है वो होता है नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल। तो यहां चूंकि 3 वर्ष तक भेज रहे हैं तो नो डाउट वो क्या होगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। क्लियर, चलें। तालाब सरकार के होंगे, अब तो थक गए हो गए ना तुम लोग पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा बचा है उसके लिए दूसरी क्लास नहीं ले सकते, 5 मिनट का काम है। तो तालाब सरकार में नहीं तो होंगे, वैसे भी सेक्शन 57 में क्या कहा गया है, समस्त भूमियां राज्य सरकार की होंगी, उनमें बहता हुआ रुका हुआ पानी, गड़ा हुआ धन लिखा है क्या उसमें, अच्छा हाँ, तो बस सब होंगे, है ना। 253 उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड। तो जो वाजिबुल अर्ज है या निस्तार पत्रक में जो उपबंध किए गए अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो एसडीओ उस पर कितना जुर्माना लगा देगा, हाँ, तो यहां पर लिखें इन शॉर्ट चैप्टर 18 एसडीओ 50,000। इन शॉर्ट क्या लिखना है आपको, चैप्टर 18 एसडीओ 50,000। चैप्टर 18 में हमें क्या बताया गया है, वाजिबुल अर्ज और निस्तार पत्रक, उनके नियमों का यदि कोई उल्लंघन करेगा तो एसडीओ उस पर जुर्माना लगाएगा, कितना, 50,000 रुपए। केवल ऑब्जेक्टिव है ना, हमें सेक्शन में से केवल मोती चुनने जो हमें प्री में पूछे जाएंगे, पूरा सेक्शन हम पढ़ेंगे मेंस में, डोंट वरी। चलें, खुशखबरी है, लास्ट चैप्टर आ गया 19,
मिसलेनियस, ठीक है। 257 राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारता। यहां पर 257 बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहता है कि भाई जैसे ये एज लाइक सेक्शन 45 एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, ये कह रहे हैं जब हमने बता ही दिया कि ये काम तहसीलदार करेगा, ये काम कलेक्टर करेगा, तो उसमें फिर सिविल कोर्ट को कोई राइट नहीं होगा, है ना। जब हमने बता दिया तो क्यों बताया? सिविल कोर्ट अगर हर जगह कूद जाएगा, हर जगह इंटरफेयर करेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, जहां जहां ये बताया गया है कि ये काम तहसीलदार करेगा, कलेक्टर करेगा, है ना, या कोई रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, पटवारी करेगा, तो वो वही करेगा, सिविल कोर्ट में इसमें कोई राइट नहीं होगा। इतनी सी बात 257 में कही गई है। तो सिविल कोर्ट की अधिकारता को जो रिस्ट्रिक्टेड किया गया वो कहां किया गया है? हाँ, तो सिविल कोर्ट के द्वारा उसमें कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसमें एक लाइन लिखी हुई है हिंदी में, 4 लाइन छोड़ के, आवेदन ग्रहण नहीं करेगा। क्लियर? शाबाश। 257A टाइटल वाइज कर लें। 258 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, टाइटल वाइज कर लें। नियम बहुत सारे हैं, एक भी याद मत करना। 259 हम कर ही चुके हैं। 260 ऐसी विधियों के प्रति निर्देश जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त ना हो, छोड़ दें। निरसन व्यावृत्ति 261 अस्थायी उपबंध, टाइटल वाइज कर लें और कुछ नहीं करना है। 262 कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट की होगी। 263 264 संहिता कतिपय मामलों में लागू ना होना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि कोई लैंड है स्टेट गवर्नमेंट के भीतर, स्टेट के भीतर, किसी राज्य के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड, देखो सेंट्रल की अपनी तो कोई लैंड होती नहीं है ना, किसी ना किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई इस लैंड पर हमारा राइट है, तो उस पर ये कोड लागू नहीं होगा। उस पर रूल रेगुलेशन जो भी बनाए जाएंगे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बताती है हमें 264। ठीक है, जाओ मजे करो।